ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम एक ऐसी एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं जिससे आपको वन पंच मैन और साथ ही साथ हैरी पॉटर याद आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस एनिमे के अंदर यहाँ पे मैजिक है, साथ ही साथ मसल पावर है। और सच बताओ तो इसका मेन कैरेक्टर काइंड ऑफ मेरे को साइटामा की याद दिला चुका है 2-3 बार एक ही एपिसोड में। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक जादुई दुनिया है और इस दुनिया में हर एक इंसान पूरी आजादी से जादू का इस्तेमाल कर सकता है अपनी नॉर्मल जिंदगी में। कहा जाता है कि ये जादू भगवान की ही देन है और एक इंसान कितनी अच्छी तरीके से अपने जादू स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है उसी से उसके सोशल स्टेटस के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ पे दुनिया की दूसरी कोने में जंगलों के बिल्कुल बीच में एक ऐसा इंसान रहता है जो कि इन सबसे बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैश और वो यहाँ पे भाई बहुत तेज पंप मार रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे वो क्रीम पफ्स खाता है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि एक रेगरो नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कि अपने बेटे के साथ बाकी इंसानों से काफी दूर जंगलों में रह रहा होता है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है तो इसलिए अब उसे बहुत चीजों से फर्क नहीं पड़ता है और उसने अब स्ट्रेस से निपटना भी सीख लिया है। लेकिन यहाँ पे तभी मैश जब घर के अंदर आता है तो भाई वो पूरा दरवाजे तोड़ के अलग कर देता है। इसे देख के भाई रेगरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे तो उसने स्ट्रेस के ऊपर काबू कर लिया है लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करता है और वो कहता है कि हे ये तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, दरवाजा खोलने के लिए हल्के से खींचना होता है फिर धक्का देना होता है, भाई तुम तो उसे उखाड़ के साइड कर देते हो यार, हद हो गई। तो मैश यहाँ पे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो रेगरो कहता है यार, वो यहाँ पे शांत हो जाता है और मैश दरवाजे को भाई गलत पोजीशन में लगाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसे देख के रेगरो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर फिर से चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पे उल्टा पकड़ रखा है दरवाजा। लेकिन मैश यहाँ पे भाई जबरदस्ती वो दरवाजा वहां पे मारने लग जाता है और एंड में दरवाजा टूट ही जाता है। जब यहाँ पे थोड़ी देर बाद रेगरो शांत होता है तो वो मैश से पूछता है कि क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। तो मैश कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि हमेशा मेरे को फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हो, आप मुझे मैजिक क्यों नहीं करना सिखाते। तो यहाँ पे रेगरो उसे बताना चाहता होता है कि वो बाकी सबसे अलग है, वो मैजिक का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन शायद वो यही सोचता है कि उसे थोड़े समय के लिए शांत रहना चाहिए और कुछ समय बाद उसको ये बात बतानी चाहिए। तो यहाँ पे रेगरो बाहर जाने के लिए तैयार होता है और मैश यही कहता है कि वैसे मैंने सीख लिया है कि इस दरवाजे को कैसे जोड़ते हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो रेगरो कहता है अरे भाई पहले दरवाजा खोलना और बंद करना सीख लो, आसानी हो जाएगी। जाने से पहले रेगरो मैश को याद दिलाता है कि तुम्हें पता है ना, मैं जब बाहर जाऊंगा तो तुम्हें सिटी में नहीं जाना है, तुम्हें घर में ही रहना है, ठीक है ना। तो मैश कहता है हाँ ठीक है। जब रेगरो इधर से चला जाता है तो भाई मैश को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, तो वो यार कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा शहर में चला जाता है। शहर में वो देखता है कि सबके सब लोग भाई जादू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि यार ये सारे काम तो अपने हाथों से भी कर सकता है, तो जादू का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, मतलब यही क्या जिंदगी है भाई। यहाँ पे वो क्रीम पफ की शॉप पे आता है और 7 क्रीम पफ ऑर्डर करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसने इन सिक्कों को बेंड कर दिया होता है, भाई मोड़ दिया होता है। वो शॉपकीपर बोलता है कि भाई ये ऐसा हो कैसे सकता है, ये क्या खतरनाक चीज है ये। तो मैश इधर माफी मांगता है और वो कहता है चिंता मत करो, मैं इनको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे वो अपनी उंगली से इन कॉइन्स को ठीक कर देता है, जिसे देख के भाई वो सेलर तो शॉक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको क्रीम पफ्स दे देता है। जब मैश इधर से निकलने वाला होता है तभी यहाँ पे एक हवा का झोंका आता है जिससे कि उसका हुड इधर उड़ जाता है और लोग उसका चेहरा देखते हैं। उसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे पे एक चीज नहीं होती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक पुलिस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ब्रैड और वो इधर न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें उसको पता चलता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी रायन एम्स है, ईस्टर्न मैजिक अकेडमी का सेकंड ईयर स्टूडेंट। डिवाइन विजनरी एक ऐसा टाइटल है जो कि उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि काफी इंटेलिजेंट होता है और स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इस टाइटल के साथ साथ रायन को यार काफी ज्यादा नोबिलिटी मिली होती है, उसको 1 बिलियन भी मिले होते हैं भाई गिफ्ट के तौर पे, और साथ ही साथ ब्यूरो ऑफ मैजिक में नौकरी का ऑफर भी दिया जाता है। ब्रैड ये सब देख के काफी ज्यादा निराश होता है और वो बोलता है यार मतलब ये कैसी जिंदगी है यार, मैं देखो कितनी बेकार की जिंदगी जी रहा हूँ इतनी घटिया सी जगह पे। यहाँ पे उसने जेल में एक बंदे को बंद कर रखा होता है और वो यहाँ पे माफी मांग रहा होता है ब्रैड से। वो कहता है यार मैंने छोटी सी चीजें तो चुराई है, जाने दो मेरे को। तो ब्रैड कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे को काम करना पड़ा, ठीक है ना, उठ के जाना पड़ा यहाँ से, तुम्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा, उल्टा अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे वो जब उसको पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका फोन रिंग करता है और उसको यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है कि शहर में एक ऐसा बच्चा देखा गया है जिसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है। जब मैश इधर शहर के अंदर से जा रहा होता है तो सबके सब लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे निशान नहीं होता। तो बेसिकली यार जो भी मैजिक यूज करने वाले लोग होंगे उनके चेहरों पे निशान होना जरूरी है, बचपन से उनका निशान होता है चेहरे पे, लेकिन मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो जादू नहीं कर सकता और वो इन सबसे अलग है। तभी यहाँ पे वो आगे चल के एक पियक्कड़ पुलिस वाले से ठुक जाता है जिसका नाम होता है टेरी और क्रीम पफ की थोड़ी सी क्रीम उसकी यूनिफॉर्म पे लग गई होती है, जिसके बाद वो यहाँ पे मैश के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन मैश बदले में उसको अपना क्रीम पफ देता है खाया हुआ। ठीक है, तो यार टेरी ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहना क्या चाहते हो, मेरी बेइज्जती मार रहे हो क्या तुम, और ये तुम्हारा झूठा है, मतलब मैं ये क्यों खाऊंगा भाई, ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी भाई, मजाक उड़ा रहे हो क्या तुम।
प्यार व्यार करते हो क्या मुझसे? यहाँ पे उसको गुस्सा आता है और वो ये क्रीम पफ नीचे जमीन पे फेंक देता है और मैश के ऊपर कंटिन्यूअसली चिल्लाता रहता है। वो यही कहता है कि अब मैं अपनी यूनिफॉर्म का क्या करूंगा बताओ मेरे को। तो मैश यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म पकड़ता है, भाई खींच के भाई फाड़ के निकाल देता है बाहर। वो कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं ये तुम्हें धो के वापस दे दूंगा। तो टेरी यहाँ पे और गुस्सा हो जाता है, कहता है भाई पागल वागल हो गया तुम, मेरे नंगा कर दिया तुमने मेरे को लोगों के सामने, और धोखे क्या बची क्या है यूनिफॉर्म के नाम पे अभी। तभी यहाँ पे ब्रैड आता है और कहता है क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हो तुम, क्यों बेफालतू का सीन बना के रखा है तुमने। तो वो जब यहाँ पे मैश को देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद यही वो लड़का है जिसके बारे में उसको रिपोर्ट मिली थी। इससे पहले कि वो मैश से कुछ पूछ पाए, रेगरो जल्दी से भागता हुआ आता है और मैश को उठा के यहाँ से ले जाता है। जाते जाते यही कहता है कि मेरे बेटे को माफ कर देना जो भी उसने किया। लेकिन ब्रैड यहाँ पे यही सोचता है कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको प्रमोशन मिल सकता है, तो वो मैजिक से एक बर्ड बनाता है और रेगरो के पीछे पीछा करने के लिए भेज देता है। यहाँ पे इनके घर का सीन दिखाया जाता है और रेगरो इधर मैश के ऊपर गुस्सा होता है और वो यही कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना शहर में जाने के लिए, क्यों गए तुम। लेकिन यहाँ पे भाई मैश को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो रेगरो यार वो यही सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है मैश को बुरा लग रहा है, कितना अच्छा बच्चा है यार, दिल का तो सच्चा है वैसे ये। तो चलो फिर पनिशमेंट के तौर पे जो तुमने सुबह एक्सरसाइज की थी वही ट्रेनिंग रूटीन तुम फिर से करोगे, जाओ। तो मैश यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट करता है और रेगरो को अपने क्रीम पफ्स देके इधर से निकल जाता है। जब वो यहाँ पे अपनी पनिशमेंट करने के लिए बाहर जाने वाला होता है तो रेगरो जल्दी से भाग के आता है और उसके लिए दरवाजा खोल देता है जिससे कि मैश इस बार भी दरवाजों को तोड़ ना दे। रेगरो को काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि अब पुलिस वालों के सामने मैश आ चुका है और हो सकता है कि मैजिक पुलिस अब इनको ना छोड़े और इनके पीछे पड़ जाए। तभी वो देखता है कि ब्रैड की वो जो बर्ड होती है वो बाहर बैठी होती है। जितने में वो ये सोच ही रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, इतने में भाई ब्रैड, टेरी और एक और पुलिस वाला भाई दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं। मतलब भाई शांति से भी आ सकते हो, घर की तोड़फोड़ कर रहे हैं भाई, ये तो क्या चल रहा है इसमें। मैश यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर देता है जिसे देख के भाई गिलहरी भी शौक हो जाती है यार, और वो यहाँ पे घर की ओर बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसको क्रीम पफ्स खाने होते हैं और वो गाना गाते गाते आ रहा होता है क्रीम पफ्स का। ठीक है, वो यहाँ पे दरवाजे के पास आकर रुकता है और वो सोचता है कि यार मेरे को खींचना था या फिर धक्का देना, तो खुलेगा कैसे ये दरवाजा। लेकिन इतने भाई उसको अंदर से ब्रैड की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पे रेगरो को धमका रहा होता है। इधर ब्रैड हम सबको, वैसे तो रेगरो को बता रहा है लेकिन वैसे हम सबको भी बता ही रहा है कि इस दुनिया में ज्यादातर मैजिक यूज करने वाले लोग इसलिए है, उन्हीं को पूछा इसलिए जाता है क्योंकि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते उनको इस दुनिया से मिटा दिया जाता है। ठीक है ना, उनकी क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई, मैजिक यूज नहीं कर सकते तो क्या ही मतलब है इधर, है कि नहीं। अब तुम लोगों ने अगर हैरी पॉटर देखे तो उसमें यार भाई नाग शक्ति का जो वो होता है ना, मतलब मेन हेड, वो भी यही सोचता है कि भाई मगलू बच्चे नहीं होने चाहिए। एनीवे कोई बात नहीं यार, मैंने ज्यादा ही हिंदी बोल दिया आज तो, है कि नहीं। एनीवे यहाँ पे वो रेगरो से पूछता है लगातार कि बताओ मेरे को कहाँ पे है वो लड़का, कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे। लेकिन रेगरो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है, वो उस लड़के को वो पहचानता ही नहीं है। तो ब्रैड ये कहता है तुम जानते हो ना एक अनमार्क्ड इंसान को छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन रेगरो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। तो यहाँ पे भाई ब्रैड उसको मारना शुरू कर देता है। इधर रेगरो अपना पहले का समय याद करता है कि उसकी फैमिली में भी उसको पूछा नहीं जाता था, साथ ही साथ उसके जितने भी बॉस थे जहाँ पे भी वो काम करने जाता था वहां पे भी वो एज अ फेलियर देखा जाता था क्योंकि उसका मैजिक इतना ज्यादा कमजोर था कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसको ऐसा लगता था कि किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। तो एक दिन उसने सोचा कि उसको इस जिंदगी से खत्म ही हो जाना चाहिए। यहाँ पे वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है और जब वो इधर कूदने वाला होता है तभी उसको पीछे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो यहाँ पे आके चेक करता है तो इस बच्चे के चेहरे पे कोई निशान नहीं होता और उसको देख के वो समझ जाता है कि क्योंकि इसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है इसलिए इस बच्चे को अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया गया है। रेगरो को ऐसा लगता है कि ये बच्चा भी बिल्कुल उसकी तरह ही है क्योंकि लोगों ने भाई रेगरो को भी छोड़ रखा है एकदम, उसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब रेगरो देखता है कि वो बच्चा उसको देख के स्माइल करने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है तो रेगरो को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि किसी को पहली बार रेगरो की जरूरत पड़ी है इस जिंदगी में। उसी समय उसने ये कसम खाई थी कि वो इस बच्चे का पिता बन के रहेगा हमेशा। यहाँ पे रेगरो चिल्लाना शुरू कर देता है कि मैश भाग जाओ यहाँ से, इधर से दूर भागो जितनी जल्दी हो सके। तो ब्रैड यहाँ पे समझ जाता है कि जरूर मैश आसपास ही होगा, इस वजह से ये चिल्ला रहा है। तो वो अपने आदमियों को मैश को ढूंढने के लिए भेजता है। ब्रैड इधर बुरी तरह से रेगरो को मारना शुरू कर देता है और उसको चुप करने की कोशिश करता है क्योंकि रेगरो इधर पूरा नॉन स्टॉप चिल्लाया जा रहा होता है। तो यहाँ पे जब ब्रैड अपने जादू को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है तभी भाई मैश दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो यहाँ पे आते साथ भाई एक पुलिस वाले को मुक्का देके उड़ा देता है जो कि भाई दरवाजा तोड़ के दूसरी तरफ हो चुका होता है, पार हो चुका होता है। टेरी इधर फिर से मैश के सामने आता है और भाई मैश फिर से उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। उसके बाद उसे भाई लगातार चाटे मारना शुरू कर देता है जिससे कि भाई टेरी तो बेहोश हो जाता है। रेगरो यहाँ पे बोलता है कि तुम भागे क्यों नहीं, मैंने तुम्हें बोला था ना चले जाओ इधर से। तो मैश यहाँ पे यही कहता है क्योंकि हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मुझे माफ करना कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन अब तो मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो मैं इन लोगों को नर्क में भेज दूंगा। तो यहाँ पे भाई ब्रैड हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि भाई तुम बिना जादू के मेरे को हराओगे कैसे, ये तो बताओ। टेरी को भी लग रहा होता है कि यार ये पागल बच्चा है क्या, बेवकूफ है क्या, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। ब्रैड ब्यूरो ऑफ मैजिक के सिक्योरिटी फोर्स में हुआ करता था और एक आम जादूगर उसका सामना भी नहीं कर सकता, तो ये तो फिर भी एक आम बच्चा है। तो ब्रैड यहाँ पे यही कहता है कि ये लड़ाई मैं सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा। यहाँ पे वो अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और टेरी यहाँ पे
पे देख के समझ जाता है कि यार इस स्पेल से तो एक बार उसने ड्रैगन को भगाया था, मेरे को नहीं पता था आज मेरे को ये स्पेल देखने को मिलेगा। तो ब्रैड यहाँ पे अपना नेल कॉम्पस नाम का डिस्ट्रक्टिव मैजिक बॉल स्पेल भेजता है, वही इससे अटैक करता है वो मैश के ऊपर, जिससे कि यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब यहाँ पे धुआं हटता है तो ब्रैड को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि भाई मैश ने अपने चांटे से उस मैजिक स्पेल को नीचे गिरा दिया होता है, भाई नीचे फेंक दिया होता है। ब्रैड यहाँ पे उससे भी ज्यादा खतरनाक स्पेल कास्ट करता है जिसका नाम होता है नेल कॉम्पस डियागोरस, और टेरी की तो ये देख के फट जाती है, वो कहता है भाई ये पूरा एरिया उड़ा देगा क्या। लेकिन इस स्पेल को भी मैश आसानी से भाई एक चांटा मार के नीचे कर देता है, और ब्रैड जो कंटिन्यूसली उसके ऊपर काफी स्पेल्स मारता है, लेकिन कभी मैश उसको वॉलीबॉल की तरह खेलता है, कभी फुटबॉल की तरह खेलता है, कभी जगलिंग करने लग जाता है उन बॉल्स के साथ, भाई खेल बना के रख देता है। ब्रैड कहता है भाई तुमने मजाक बना दिया यार मेरे जादू का, कर क्या रहे हो तुम, मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे स्पेल्स को भी चाटे वाटे मार के नीचे गिरा दिया जाता है, रूल्स के खिलाफ जा रहे हो तुम। तो मैश इधर रेगुरो की छड़ी उठाता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको बोरो कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैड यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है तुम तो जादू का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्या करोगे इस मैजिक वॉन्ड का तुम। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपने आगे एक मैजिक सर्कल बना लेता है डिफेंस के लिए, जिससे कि वो कोई भी मैजिकल अटैक का सामना कर पाए। लेकिन मैश यहाँ पे उस वॉन्ड को बिल्कुल भाले की तरह यूज करता हूँ, भाई देख के मारता है, जिससे कि जो ब्रैड का मैजिकल डिफेंस सर्कल होता है वो तो टूट ही जाता है, साथ ही साथ उसके गाल पे एक स्क्रैच भी आ जाता है, वो छड़ी तो पीछे कट जाती है। और इसे देख के भाई ब्रैड के होश उड़ चुके होते हैं, वो नीचे बैठ जाता है, वो कहता है भाई साहब आज तक मैंने किसी बंदे को ना छड़ी का ऐसा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, क्या कर क्या रहे हो भाई तुम। मैश यहाँ पे ब्रैड को धमकी देता है और वो ये कहता है कि अगर दोबारा मेरी फैमिली को कोई भी धमकी दी तुमने तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो ब्रैड ये सब देख के यहाँ पे मैश के सामने एक ऑफर रखता है, वो ये कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें और रेगरो को जाने दूंगा। ब्रैड यहाँ पे बताता है कि हर साल एक कमाल के बच्चे को चुना जाता है और ऐसा ही दिखाया जाता है कि जैसे भगवान ने उसको खुद चुना हो। उस बच्चे को डिवाइन विजनरी कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मैजिक स्कूल को ज्वाइन कर लो, और अगर तुम्हें एक डिवाइन विजनरी के तौर पे चुना गया तो फिर सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक तरीके से भगवान ने ही तुम्हें एक्सेप्ट किया होगा, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। बस उसके बदले जो भी धन दौलत तुम्हें मिलेगी वो तुम मेरे को दे देना। बताओ कैसा लगा तुम्हें ऑफर। अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो पूरा देश तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। हाँ तुम काफी ज्यादा टफ हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ये तुम्हारा पिता है रेगरो, ये तो काफी बूढ़ा हो चुका है, ये कैसे संभालेगा। तो ये ऑफर सुनते साथ ही मैश इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे सुन के भाई रेगरो शॉक हो जाता है, कहता है भाई पागल पागल हो गए हो क्या तुम, मैजिक स्कूल है वो, मैजिक स्कूल क्या करोगे तुम वहां जाके, भाई कैसे करोगे तुम सामना। तो यहाँ पे मैश यही कहता है कि मेरी मोटिवेशन काफी है, उससे मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, और बस मैं ये चाहता हूँ कि हम शांति से इस दुनिया में जी पाए। ईस्टर्न मैजिक अकेडमी एक इतना कमाल का स्कूल है कि आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में सबसे कमाल के और महान जादूगर हैं वो कभी ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में पढ़ा करते थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से कमाल के जादूगर बन के निकले हैं। तो इसी वजह से इस अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और सिर्फ 3% एप्लीकेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है, और वो भी उनके पास अगर कमाल की मैजिकल पावर्स होती है तो। क्लॉड यहाँ पे इस साल के कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अमीर घराने से आए हुए हैं, जिनकी फैमिली में पहले बड़े बड़े जादूगर रह चुके हैं। तभी वो यहाँ पे मैश को देखते हो, मैश यहाँ पे वेट पुल कर रहा होता है भाई ये काफी तेजी से, वो यकीन नहीं कर पाता अपनी आंखों पर, वो कहता है भाई एक मैजिक के एग्जाम से पहले ये बंदा ये क्यों कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्लॉड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देख के कि मैश इधर इनविजिबल चेयर करता है, उसके बाद एक फिटनेस की बुक पढ़ रहा होता है, वो कहता है भाई मैजिक की बुक पढ़नी चाहिए ना, ये क्या कर रहा है। और उसके साथ ये दो बंदे कौन है, यहाँ पे वो रेगरो और ब्रैड को नोटिस करता है। रेगरो और ब्रैड ने यहाँ पे अपना भेस बदल रखा होता है, लेकिन यार क्या ही बोलूं मैं, पता तो चल ही रहा होता है कि ये दोनों है। क्लॉड यही सोचता है कि उसको वैसे भी मैच से कोई लेने देने नहीं है, क्योंकि ऐसा बंदा कभी भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे क्लॉड भाई सबके सामने प्रकट हो जाता है और काफी कमाल की एंट्री मारता है वो, और वो ये कहता है कि आज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनर मैं हूँ। तो भाई ये सबके सब स्टूडेंट्स उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये कितना कमाल का जादूगर है, कितना कुछ करता है ये, और क्लॉड ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो यहाँ पे अपने जादू की मदद से इसी ग्राउंड में काफी सारी डेस्क ले आता है और उसके बाद भाई जादू से सारे टेस्ट पेपर को आसमान से यहाँ पे टेबल्स पे रख देता है, जिनके साथ फेदर भी होते हैं पेन्स के तौर पे। इससे भाई सबके सब यहाँ पे इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सिवाय मैश के। वो कहता है कि इसमें तो कुछ खास नहीं है यार, इससे अच्छा ये नहीं था कि तुम हमें एक पहले से प्रिपेयर्ड रूम में लेके जाते जहाँ पे सारी डेस्क पहले से ही होती और पेपर भी पहले से ही होते, ये यहाँ पे हमें बाहर बुला के ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। ये सुन के भाई क्लॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पे ये बात इग्नोर कर देता है और वो कहता है तुम लोगों के पास 30 मिनट है इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे टेस्ट पेपर को देखते हैं तो इधर तो क्वेश्चन इधर उधर घूम रहे होते हैं। भाई क्लॉड कहता है यही है कैच, इस टेस्ट पेपर पे मैंने जादू किया है, तो सबसे पहले तुम्हें इन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए इस जादू को हटाना होगा, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो।
तो रेगुलर और बैट तो कहता है भाई बस यहीं पे गया मैश, अब तो ये कोई पास वास नहीं होने वाला। यहाँ पे मैश जब देखता है टेस्ट पेपर पे तो वो इन क्वेश्चंस को कहता है रुक जाओ, तो ये क्वेश्चन भाई फिर भी नहीं रुकते, ऐसे तो ना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे वो अपना फेदर पेन तोड़ देता है गुस्से में और कहता है मैंने कहा रुक जाओ। भाई यहाँ पे सारे क्वेश्चंस की फट जाती है और वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर मैश अपना टेस्ट पेपर सबमिट कर देता है और इसे देख के भाई क्लॉड सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे कर लिया इसने, ये तो सबके सब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो सारे के सारे टेस्ट को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान का पीस फ्लोट करके दिखाता है, बट असलियत में वो फ्लोट नहीं करता, वो अपनी एक उंगली से उसको उठा रहा होता है। साथ ही साथ वो पानी के ऊपर भी भाग के दिखाता है। क्लॉड को यकीन नहीं होता कि अभी तक मैश एक भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे एक सबसे खतरनाक टेस्ट की शुरुआत करता है जो कि होती है भूल भुलैया। और फिर से हमें हैरी पॉटर की वाइब्स आती हैं यहाँ पे, है कि नहीं, 4th पार्ट गॉबलेट ऑफ फायर। तो चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लॉड इन सबको ये कहता है कि तुमको समय के अंदर इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है और वही लोग पास हो पाएंगे जो इससे समय पर बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और वो इनको ये भी बताता है कि इस भूल भुलैया में काफी सारे ऐसे ट्रैप्स है और ऐसी परेशानियां आएंगी तुम्हें जिनका तुम्हें सामना करना होगा अपने जादू से, और इन सब के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। मेज के अंदर यहाँ पे मैश को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लेमन अर्विन, और वो यहाँ पे मैश के पास आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो मैश कहता है क्यों? तो लेमन कहती है कि हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा जल्दी अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे, क्यों, है ना। तो मैश कहता है कि हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है। तो ये दोनों यहाँ पे गोल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद इधर कुछ मॉन्स्टर्स लेमन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो मैश से मदद मांगती है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ट्रैप्स होते हैं और इन सभी ट्रैप्स के अंदर भाई लेमन फंसती है आराम से, और मैश आराम से खड़ा होकर देख रहा होता है। मैश को समझ आ जाता है कि भाई अगर ये ऐसी फंसती रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो यहाँ पे लेमन अपने जादू को इस्तेमाल करती है लेवियस कफस, जिससे कि यहाँ पे मैश के हाथ और पैरों में कफ्स आ जाते हैं, यानी कि बेड़ियां आ जाती है। वो यहाँ पे माफी मांगती है उसे बेवकूफ बनाने के लिए, और वो ये कहती है कि इन सबके पीछे मेरा एक रीजन था और इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने से रोक रही हूँ। लेकिन भाई मैश यहाँ पे आराम से अपने आप को फ्री कर लेता है और वो कहते हैं मेरा भी एक रीजन है पास होने का, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो यहाँ से निकल जाता है, तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्फिंक्स आ जाता है जो कि भाई लेमन से आते साथ एक पहेली पूछता है। वो कहता है कि ऐसा कौन सा क्रीचर है जिसके सुबह के समय 4 पैर होते हैं, दोपहर के समय 2 पैर होते हैं और रात के समय 3 पैर होते हैं। तो लेमन यहाँ पे अपने जादू से उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्फिंक्स उसकी वॉन्ड को दूर फेंक देता है और कहता है कि जवाब दो मेरा। तो लेमन यहाँ पे एक आंसर सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो स्फिंक्स यहाँ पे उसे पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ता है। पहले तो यहाँ पे लेमन चिल्लाने लग जाती है मदद के लिए, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि शायद उसने मैश को बेवकूफ बनाया था, इस वजह से उसको ये पनिशमेंट मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे वो स्फिंक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी मैश पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर पंच मारता है और कहता है कि ऐसा कोई क्रीचर है ही नहीं जिसकी पहेली तुम पूछ रहे हो मुझसे। तो लेमन यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए वापस क्यों आए। तो मैश कहता है कि मैंने ये सोचा था कि अगर तुम्हारा भी रीजन मेरे ही जैसा होगा तो मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो वैसे भी इनका यहाँ पे समय खत्म हो रहा होता है और लेमन यही कहती है कि अब हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे समय में। हमें बताया जाता है कि क्लॉड ने इधर लेमन को बोला था कि वो मैश को रोक के रखे और उसके गोल तक पहुंचने से उसे रोके। यहाँ पे क्लॉड काफी खुश होता है और वो ये सोचता है कि उसने सही लड़की को चूज किया है, लेकिन तभी इनको यहाँ पे भाई धम धम करके आवाज आने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे इस भूल भुलैया की दीवारें टूट रही हो। वो यही सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं जिन पे कोई जादू काम नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैश इस दीवार को तोड़ के यहाँ पे बाहर आ जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई उसने स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पंचेस मार मार के इन दीवारों को तोड़ दिया होता है। क्या बात है वन पंच मैन। तो बेसिकली यार मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि ये जो एनिमे है और जो इसकी मांगा है वो वन ने ही लिखी है, मतलब वन पंच मैन के ही क्रिएटर ने लिखी है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। वन पंच मैन जैसी ताकत, मॉब साइको जैसा लुक, ठीक है, और ऐसी ही काफी सारी चीजें। तो आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और वो यही कहते हैं कि ये तो चीटिंग है भाई, इसको बाहर फेंको, घर जाओ घर जाओ। तो लेमन यहाँ पे चिल्लाती है और इन सबको शांत करती है और वो कहती है इसमें मैश की कोई गलती नहीं है। क्लॉड कहता है कि अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो याद रखना मैं अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाऊंगा। तो लेमन कहती है कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के मैश के रास्ते में आ रही थी जिससे कि वो अपना गोल कंप्लीट ना कर पाए। क्लॉड ने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं मैश को रोकूंगी तो वो मुझे इस एग्जाम में पास कर देगा, क्योंकि मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है और इस एकेडमी में मेरा एडमिशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती थी। भले मैं मैश के रास्ते में आ रही थी उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने के लिए वापस आया और उसने आते साथ मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैश कहता है ऐसा कब बोला भाई, मैंने ये बोला था कि तुम्हारी चोट लग गई तो क्या मैं तुम्हें गोदी में उठा लूं। तो बेसिकली लेमन ने मैश को बोला होता है कि मैं सच में बेकार हूँ और बोझ हूँ इस दुनिया के ऊपर। तो मैश वहां पे सोचता है कि यार वो असलियत का बोझ है, इसलिए उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें उठा लूं। तो यार मतलब ये क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉड कहता है कि वैसे मैं ही एग्जामिनर हूं तो मेरे को ये पूरा हक है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को फेल कर सकता हूं जो भी मेरे को पसंद नहीं है। मैं गलत था जो मैंने ये सोचा कि तुम जैसी लड़की किसी काम की हो सकती
सकती है, तो इसी वजह से अब मैं तुम दोनों को ही फेल कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे आके चैलेंज कर सकते हो और मुझसे लड़ सकते हो। तो यहाँ पे वो अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है और भाई मैश आती साथी इधर क्लॉड की छड़ी तोड़ देता है। वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तभी इधर हेडमास्टर वॉलबर्ग आते हैं और वो कहते हैं सबके सब शांत हो जाओ, अब यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू शुरू होगा और अब मैं इस एग्जामिनेशन को संभालूंगा और क्लॉड तुम मुझे बाद में आके ऑफिस में मिलना। वॉलबर्ग यही कहता है कि अब पहले स्टूडेंट का इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। वो यहाँ पे मैश को उठाता है और एक अलग ही जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पे एक काफी बड़ा हॉल होता है और बाकी सारे मैजिक टीचर्स भी होते हैं। वॉलबर्ग पूछता है कि मैश तुमने इस एकेडमी को ही क्यों चूज किया, तुम क्यों आना चाहते हो इस एकेडमी में। तो मैश कहता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ शांति में रहना चाहता हूँ। तो कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई ये कैसा जवाब हुआ, लेकिन वॉलबर्ग इस आंसर को भी एक्सेप्ट करता है। वॉलबर्ग कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये बात सच है कि उस भूल भुलैया में तुम्हारे पास समय कम था लेकिन फिर भी तुमने उस लड़की को बचाया। तो मैश कहता है कि हाँ। वॉलबर्ग कहता है क्या बात है, मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि तुम इस टेस्ट को फेल भी कर सकते थे। तो मैश कहता है कि मुझे काफी अफसोस होता अगर मैं उसको नहीं बचाता तो वॉलबर्ग कहता है अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ भी करने से पहले ठीक से सोचता है। लेकिन तुमने ये बात नहीं सोची कि हो सकता था वो स्फिंक्स तुमसे ज्यादा ताकतवर होता या फिर शायद तुम उन दीवारों को नहीं तोड़ पाते। तो मैश कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता था लेकिन फिर भी मैं उसको बचाता। वॉलबर्ग कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता है, मैश तुमसे भी ज्यादा ताकतवर जीव है इस दुनिया में। मुझे ये बताओ अगर तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा होता तो तुम क्या करते। वॉलबर्ग यहाँ पे भाई अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और जिसे देख के भाई सारे के सारे टीचर्स एकदम डरने लग जाते हैं क्योंकि उसका मैजिक सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मैश यहाँ पे सोचता है कि ये क्या चीज है। तो वॉलबर्ग कहता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक है जिससे कि हम टारगेट की सबसे प्यारे इंसान की आत्मा को इस डॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। तभी यहाँ पे भाई रेग्रो बेहोश हो जाता है क्योंकि आपको पता है मैश रेग्रो से काफी ज्यादा प्यार करता है, उसकी सोल यहाँ पे उस डॉल में ट्रांसफर हो चुकी होती है। वॉलबर्ग यहाँ पे बताता है कि ये जो नाइफ है ये आगे चल के इस डॉल को चीर देगी, इसके बाद यहाँ पे असली इंसान भी मर जाएगा और कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। मैश यहाँ पे उस नाइफ को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो नाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन उसके हाथ से भाई खून निकलने लग जाता है, वो काफी इंजर हो चुका होता है। वॉलबर्ग यही सोचता है कि अब बताओ तुम क्या करोगे, लेकिन मैश यहाँ पे उस ब्लेड के नीचे अपना हाथ रखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि वॉलबर्ग इतने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल हमेशा तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जरूर ये इंड्योरिंग कॉन्टेस्ट है। वॉलबर्ग यही कहता है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सामने वाले पे। हम लोग कमजोरों को बचाते हैं और ताकतवरों को रेगुलेट करके रखते हैं, नोब्लेस ऑब्लाइज। और मुझे ऐसा लगता है कि मैश तुम्हारे अंदर भी ये कैपेसिटी है। यहाँ पे वॉलबर्ग अपना ये जादू हटा देता है और माफी मांगता है कि उसने उसको टेस्ट किया, लेकिन मैश का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का आंसर करूं तो अगर मैं सच में तुम्हारा सामना करूंगा तो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में लटा दूंगा। जिसे सुन के भाई सारे टीचर्स काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वॉलबर्ग को ये आंसर काफी पसंद आता है और वो ये कहता है कि अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पे हमें उसकी पहली क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर क्लास में तालों को खोलने वाला मैजिक सिखा रही होती है, ऑप्टी आर्ट्स, और सबके सब लोग इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैश अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके भाई ताले को तोड़ देता है। इससे भाई टीचर को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है क्या भाई क्या कर रहे हो तुम, हम यहाँ पे मैजिक सीखने आए तो मैजिक का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है फिन। वो यहाँ पे मैश को देखता है और वो कहता है भाई ये बंदा ना अजीब सा है, इसके साइड में बैठना भी बहुत रिस्की हो सकता है। यहाँ पे फिन अपने रूम की ओर जा रहा होता है और वो कहता है कि यार मेरा रूममेट कौन होगा। जैसे वो यहाँ पे रूम के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं भाई दरवाजे गायब हो चुका होता है इसके रूम का और मैश पीछे से आता है और उसने अपने हाथ में दरवाजा पकड़ रखा होता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर यहाँ पे सोचता है कि यार हो सकता है कि ये मैश नॉर्मल इंसान हो, लेकिन जब यहाँ पे मैश अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है तो भाई उसने अपने हर मसल का नाम रखा होता है, वो सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है फिन को। यहाँ पे फिन कहता है कि वैसे तुम काफी अजीब इंसान हो लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें आगे चल के मेरी जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि वो यहाँ पे शांति की जिंदगी जीना चाहता होता है और अब वो यहाँ पे मैश के साथ रहने वाला है तो वो शांति से रहना चाहता है। मैश यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है फिर मुझे बताओ कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। तो फिन बताता है कि उसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करने होंगे। यहाँ पे जितने भी हम टेस्ट देंगे, जितने भी काम करेंगे, उसके बदले हमें कुछ कॉइन्स दिए जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। साथ ही साथ हमें अपने ग्रेड्स भी मेंटेन करके रखने होंगे, नहीं तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैश कहता है कि यार ये तो काफी खतरनाक चीज है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो क्रीम पफ खाना शुरू करता है और वो फिन से पूछते हैं कि क्या तुम खाओगे। तो फिन भी यहाँ पे उस क्रीम पफ को एक्सेप्ट कर लेता है और खाने लग जाता है। तो मैश का सीन दिखाया जाता है और वो फिन से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी झाड़ू ले सकता हूँ कल की क्लास के लिए, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे भाई पेड़ की जड़ खरीद ली यार झाड़ू समझ के। तो फिन कहता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब झाड़ू अलग चीज है एकदम। और फिन बिल्कुल शौक हो जाता है ये सब सुन के, लेकिन वो कहते हैं ठीक है फिर ले लेना मेरी झाड़ू। अगले दिन यहाँ पे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है और टीचर इन्हें बताती है कि इनको झाड़ू की सवारी कैसे करनी है। ठीक है, ये लोग अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके इस झाड़ू को हवा में उड़ा सकते हैं, बस इनको फ्लाई बोलने की देरी है। ठीक है, मतलब उड़ो। और फिर अपनी मैजिक की मदद से
इनको इस झाड़ू को उड़ा के रखना है। यहाँ पे एक के बाद एक ये सारे स्टूडेंट्स इन झाड़ुओं को हवा में उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन मैश की झाड़ू यहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं रही होती। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और वो मैश का मजाक उड़ाता है और वो यही कहता है कि तुम्हारी वजह से हम काफी लेट हो रहे हैं, तुम काफी स्लो हो। तभी यहाँ पे भाई मैश जमीन पे पैर मारता है, भाई झाड़ू उछल के उसके हाथ में आ जाती है और उसके बाद वो बोलता है फ्लाई। वो बच्चा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है क्या भाई, क्या ये तो चीटिंग है यार, तुम्हारे स्पेल बोलने से पहले वो झाड़ू तुम्हारे हाथ में आ गई थी, क्या कर रहे हो तुम। तभी आप इनकी टीचर कहती है कि अब हम यहाँ पे एक कंपटीशन टाइप करेंगे कि और देखेंगे कि सबसे तेज झाड़ू किसकी उड़ती है। तो ये बच्चा यहाँ पे मैश को भाई चैलेंज करता है रेस के लिए और वो यही कहता है कि जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की बात माननी होगी जब तक वो स्कूल में है। मैश और ये बच्चा भाई इस रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, क्योंकि वो मिडिल स्कूल से यहाँ पे झाड़ू उड़ाना सीख चुका होता है और उसको काफी अच्छे तरीके से झाड़ू उड़ानी आती है। टीचर यहाँ पे मैश को पहचान जाती है और वो कहती है यार ये तो वही बच्चा है जिसने कल वो ताला तोड़ दिया था, इसको झाड़ू उड़ानी आती भी है या फिर ऐसी मजाक चल रहा है। यहाँ पे टीचर सिग्नल करती है स्टार्ट करने का रेस को, लेकिन इतने में भाई मैश खत्म कर देता है रेस और वो बच्चा भी शॉक हो जाता है। वो कहता है भाई क्या ही चल क्या रहा है। टीचर भी शॉक हो जाती है, वो कहती है कि ये तो भाई ना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सारे के सारे बच्चे सरप्राइज हो चुके होते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि भाई एकदम से ये हुआ क्या। लेकिन फिन ने यहाँ पे साफ साफ देखा होता है। वो ये कहता है कि जैसे ही टीचर ने स्टार्ट सिग्नल किया वैसे ही भाई मैश ने अपनी झाड़ू पकड़ी और एकदम से उसको बहुत दूर फेंक दिया। उसके बाद वो खुद भी उछल के आगे गया, उसने हवा का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड धीरे की और एकदम से झाड़ू के ऊपर बैठ गया। यहाँ पे उस बच्चे को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जीत नहीं सकते। तो मैश कहता है मेरे को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तो ठीक है फिर वो जो शर्त वर्त थी वो हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तभी यहाँ पे लॉयड केविल नाम का एक लड़का आता है जो कि अपने मैजिक से इस बच्चे को शांत कर देता है, उसका मुंह बिल्कुल बंद कर देता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मेरा दोस्त ऐसी हरकतें करता रहता है। यहाँ पे सारे बच्चे डर जाते हैं लॉयड को देख के और वो ये कहते हैं शायद मैश इस बार फंसेगा और इस साल का टारगेट मैश ही होगा, यही उसका पहला विक्टिम है। लॉयड यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है और मैश से कहता है कि चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो मैश ने यहाँ पे भाई लॉयड केविल की जगह स्पर्ड कैबेज यानी कि भाई आलू गोभी सुना होता है, जिसे सुन के यहाँ पे लॉयड को काफी गुस्सा आया होता है, लेकिन वो यहाँ पे अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे टीचर आती है और इनको कहती है कि क्लास के बीच में तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो लॉयड इधर से चला जाता है। जाते जाते लॉयड यही कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। यहाँ पे लॉयड अपने दोस्त को स्कूल के पीछे लेके आता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। बेसिकली उसने यहाँ पे मैश को परेशान करने के लिए इस बंदे को बोला था, लेकिन ये यहाँ पे खुद ही हार गया। मैश यहाँ पे फिन से पूछता है कि ये लॉयड है कौन। तो फिन बताता है कि लॉयड एक कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है और सबके सब उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके पिता ब्यूरो ऑफ मैजिक के हाई रैंकिंग मेंबर है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो स्कूल के बाद यहाँ पे मैश क्रीम पफ बना रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। वो जब इनको खा रहा होता है तो उसको याद आता है कि यार वो शायद कुछ तो भूल रहा है ऐसी चीज, और हमें दिखाया जाता है कि लॉयड यहाँ पे स्कूल के बाद मैश का वेट कर रहा होता है, लेकिन भाई मैश तो अपने में लगा होता है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और क्लासेस के बीच में एक ब्रेक में यहाँ पे मैश देखता है कि उसकी किताब इधर फट चुकी होती है, उसे नहीं पता कैसे, लेकिन हाँ लॉयड तभी यहाँ पे मैश से मिलने आता है और वो कहते हैं तुम कल क्या कर रहे थे, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो मैश कहता है कि ओह मुझे माफ करना, मैं तो क्रीम पफ बना रहा था। तो लॉयड कहता है अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हें डिवाइन विशनरी बनना है, तुम्हें पता है वाइस प्रिंसिपल मेरा काफी अच्छा खासा दोस्त है, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैश ये सुन के काफी खुश हो जाता है और लॉयड यही कहता है कि उसके लिए तुम्हें बदले में मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैश लॉयड की सारी बातें मानने लग जाता है, उसका सामान उठाता है, उसके जूते भी साफ करता है, उसको मसाज देता है और ऐसी काफी और भी चीजें। अगली क्लास में मैश देखता है कि उसकी एक और किताब यहाँ पे फट चुकी होती है। वो फिन से कहता है कि हे क्या मैं तुम्हारी किताब देख सकता हूँ। फिन कहता है नहीं प्लीज किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इतने में मैश उसके साइड में आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को अपनी झाड़ू भी दिखाई थी और ये लो क्रीम पफ, वैसे मुझे काफी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहकर क्योंकि तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। यहाँ पे थोड़े समय बाद लॉयड इधर जमीन पे पानी गिरा देता है और वो मैश से कहता है इसको साफ करने के लिए। मैश यहाँ पे इस पानी को साफ करने लग जाता है, लॉयड यहाँ से निकल जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एक टीचर पसंद नहीं है, वो वाइस प्रिंसिपल को कह के उस टीचर को स्कूल से बाहर निकलवा देगा और इधर आगे चल के वो फिन से मिलता है। वो उससे यही कहता है कि मैं टेक्स्ट बुक फटवा के बोर हो चुका हूँ, तो अब तुम मैश के कपड़े चला देना। थोड़े समय बाद वो तंग आ जाएगा और स्कूल छोड़ के खुद ही चला जाएगा। तो फिन कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लॉयड ये सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुमने काफी बड़ी गलती की है, समझे बच्चे। यहाँ पे वो उसको अपने जादू से बिल्कुल नीचे बिठा देता है और वो कहता है कि माफी मांगो मुझसे। यहाँ पे मैश देखता है कि गलती से वो फिन की बुक अपने साथ लेके आ चुका होता है, तो वो यहाँ पे फिन को ढूंढने के लिए आगे निकलता है। वो देखता है कि यहाँ पे फिन के सर में से खून निकल रहा होता है, सामने लॉयड होता है, वो अपने मैजिक से इधर फिन को फोर्स कर रहा होता है, उसका सर बार बार जमीन पे उसने मारा होता है जिस वजह से उसके सर में से खून निकल रहा होता है। मैश पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो लॉयड कहता है कि ये मुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि इसने गलती की है। मैश इधर फिन से आके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिन कहता है कि हाँ। तो मैश कहता है तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। लेकिन फिन यहाँ पे रोने लग जाता है और वो इधर मैश से माफी मांगता है कि उसने ही उसकी सारी किताबें फाड़ी थी क्योंकि उसे ऑर्डर दिया गया था ये सब करने के लिए। वो माफी चाहता है जबकि मैश ने उसे अपना एक इतना अच्छा दोस्त बोला, इतना अच्छा इंसान बोला, लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसी हरकत की, उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है उसको। लॉयड ये कहता है कि अगर तुम इसी तरह मेरे से माफी मांग लेते तो क्या दिक्कत वाली
बात हो जाती। इधर लॉयड मैश से ये कहता है कि इस बेकार से बंदे को छोड़ो मैश, मैं अभी वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? और हो सकता है कि मैं तुम्हारी बातचीत करा दूं और तुम डिवाइन विजनरी बन पाओ। तो मैश यहाँ पे लॉयड के पास आता है, उसको सर पकड़ता है, भाई दे के मारता है जमीन पे और कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। फिन कहता है अरे मैश ये क्या कर दिया तुमने, अब तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैश कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो देखता है इधर लॉयड के होश उड़ चुके होते हैं तो वो कहता है हाँ यार शायद दिक्कत वाली बात तो हो सकती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। तब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल फारमन क्रेगोस आता है और वो कहता है कि हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लॉयड के पिता ने मेरे ऊपर भरोसा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगा और मैंने अपनी आंखों से खुद ये सब कुछ देखा है। इसी वजह से अब एक स्कूल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें मैश और फिन के ऊपर चर्चा होगी कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा या फिर इसी स्कूल में रखा जाएगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं कि इस लड़के के और तुम्हारे बीच में जो सोशल स्टेटस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तुम दोनों को ही अलग तरीके से ट्रीटमेंट दी जाएगी। तभी यहाँ पे मैश भाग के आता है, भाई फारमैन के मुंह पे अपना घुटना देके मारता है और वो कहता है कि ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था तो कुछ नहीं कर सकता मैं, वैसे भी एक बंदे को तो गिरा ही दिया तो दूसरे बंदे को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिन कहता भाई ये तो एक सीरियल किलर की मेंटेलिटी है, क्या बोल रहे हो तुम? फारमैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे को हल्के में ले रखा है क्या? एक वाइस प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठाया तुमने, मैं तुम जैसे बच्चों को ऐसी एक चुटकी में स्कूल से बाहर निकाल सकता हूँ, समझे? यहाँ पे वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है लेपियस ओगा, लेकिन मैश उसके मुंह पे मिट्टी देके मारता है। इधर फारमैन कंफ्यूज होता है कि यार ये मिट्टी कहाँ से आ गई कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मैश इधर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, भाई उसको जिंदा गाड़ देगा क्या? इधर वो फारमैन को उठाता है और भाई गड्ढे में डाल देता है, उसको वो गाड़ना शुरू कर देता है। इधर फारमैन कहता है अरे ये करके रहे हो तुम, इससे बच के नहीं निकल पाओगे तुम, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो मैश यहाँ पे कहता है कि तुमने जैसा कहा कि तुम मेरे को किसी भी समय स्कूल से बाहर निकाल सकते हो, वैसे ही मैं किसी भी समय कभी भी आके तुम्हें गाड़ सकता हूँ, फिर चाहे तुम मुझे जेल में डाल दो या फिर तुम मुझे काट के फेंक दो, लेकिन फिर भी मैं आऊंगा और तुम्हें गाड़ के रख दूंगा। ओ भाई साहब इससे तो भाई फारमैन की फट जाती है और वो कहते हैं प्लीज यार रुक जाओ क्या करके रहे हो तुम। जिसके बाद यहाँ पे मैश को बाद में वॉलबर्ग बेगन अपने पास बुलाते हैं, यानी कि हेडमास्टर अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? तो मैश कहता है कि मेरे ख्याल से मैं बिना पूछे स्कूल के किचन में क्रीम पफ बना रहा था इसलिए। तो वॉलबर्ग कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुमने लॉयड को मुक्का मारा और फिर उसके बाद फारमैन को भी गाड़ने की कोशिश की। ब्यूरो ऑफ मैजिक ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा है और वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन चाहते हैं, इसी वजह से हमें तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकालने का नोटिस मिला है। मैश ब्यूरो ऑफ मैजिक इस देश का सबसे हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है और वहीं पे सबसे ज्यादा डिवाइन विजनरीज का घर भी है। मैश तुम्हें ये बात पता थी कि लॉयड मैजिक ऑफ ब्यूरो के एक काफी हाई रैंकिंग इंसान का बेटा है, लेकिन फिर भी तुमने उसे मुक्का मारा और ये बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किसी की फिक्र करना भी बुरा है उसको भी माफ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे वो इस एक्सपेल नोटिस को जला देता है और वो ये कहता है कि इस दुनिया के हालात बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से मैंने कुछ सालों पहले ही हेडमास्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट किया था जिससे कि इस दुनिया को मैं बदल पाऊं। मैश तुम्हारे जैसे लोग काफी कम है इस दुनिया में जो कि खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, जो लोग करने से डरते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसा एक इंसान आगे चल के एक डिवाइन विजनरी जरूर बन सकता है और आगे चल के इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो मैश कहता है कि मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले से ही डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूँ। वॉलबर्ग बताता है कि एक डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें इस एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काफी सारे कॉइन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे स्कूल वर्क और एक्टिविटीज करके। लेकिन जब ये सारी की सारी बातें वॉलबर्ग मैश को बता रहा होता है तो भाई मैश के तो होश उड़ चुके होते हैं, उसको नहीं समझ आता, भाई उसके सर के ऊपर से जा रही होती है सारी बातें। तो मैश यहाँ पे होश में आता है और वॉलबर्ग कहता है ठीक है मैं समझ गया, साफ सीधे शब्दों में तुम्हें बताता हूँ कि बस कॉइन्स इकट्ठे करने, ठीक है, उससे तुम डिवाइन विजनरी बन जाओगे, बाकी दूसरी ओर वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना। तो मैश यहाँ से निकल जाता है और वॉलबर्ग यही कहता है कि आगे चल के मैश को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि वो उस मुसीबत से भी निपट लेगा। यहाँ पे लॉयड और फारमैन की बैंड बजाने के बाद भी मैश को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली होती, इस वजह से यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के सामने मैश का जो दर्जा होता है वो काफी ऊपर हो चुका होता है। इधर टॉम नॉयल्स नाम का एक बंदा मैश के पास आता है और वो कहता है कि हे क्या तुम एडलर डॉम की तरफ से डुएलो मैच खेलोगे? यहाँ पे टॉम को दिखता है भाई काफी लड़कियां इकट्ठा हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है एकदम, और वो ये कहती है कि ये तो पिछले साल का डुएलो MVP है, क्या बात है यार। तो मैश कहता है कि ये डुएलो होता क्या है भाई? तो टॉम बताता है कि ये गेम होता है जिसको झाड़ू का इस्तेमाल करके खेला जाता है, जादुई दुनिया में ये नंबर 1 स्पोर्ट है। तो यार ये तो क्विडिच की तरह हो गया यार, मतलब हैरी पॉटर जैसी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन मैं बार बार नहीं बोल सकता ना, कोई बात नहीं है, तुम में से बहुत लोग हैरी पॉटर के फैन हो गए, कोई बात नहीं। मैश यहाँ पे ये कहता है कि भाई मेरे को तो झाड़ू उड़ाने आती नहीं है, लेकिन टॉम सुनने को राजी नहीं होता, वो कहता है ठीक है फिर हम समझ चुके हैं, ये प्लान फाइनल हो चुका है, कल तुम हमारे साथ खेलोगे, ठीक है ना। मैश यहाँ पे इस ऑफर को ठुकरा भी नहीं पाता और वो ये कहता है कि यार ये बंदा तो मैश से भी ज्यादा जिद्दी
है। अगले दिन यहाँ पे हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडलर डॉम वर्सेस लैंग डॉम हो रहा होता है। जब ये गेम स्टार्ट हो चुका होता है तो ऑडियंस देखती है कि मैश यहाँ पे अपनी झाड़ू पे उड़ नहीं रहा होता और मैश यहाँ पे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई उसको झाड़ू उड़ानी आती ही नहीं है। इधर ऑडियंस उसके ऊपर केले छिलके भाई पता नहीं क्या क्या फेंकने लग जाता है, टमाटर वगैरह, और वो उसे यही कहते हैं कि अगर तुम्हें खेलना नहीं है तो घर जाओ, यहाँ पे खड़े क्यों, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारा। टॉम इधर मैश के पास आता है और वो कहता है कि हे क्या हुआ तुम्हें, यहाँ पे तुम नीचे क्यों खड़े हो, तुमने मुझसे वादा किया था याद है ना कि तुम नंबर 1 बन के दिखाओगे। तो मैश कहता है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो टॉम कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर एक बैम्बू की कमी है, बैम्बू काफी स्ट्रॉन्ग होता है और किसी भी मौसम में टिका रहता है, एकदम बैम्बू की तरह बनो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम्हें डुओलो गेम के रूल्स तो बताए नहीं। तो देखो यहाँ पे हम एक बॉल को हवा में लेके उड़ रहे हैं, ठीक है, हमें इन बॉल्स को उन रिंग्स के अंदर डालना होता है जिसके बाद हमें पॉइंट्स मिलते हैं। हम इस गेम में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाने से पहले टॉम यही कहता है कि मैंने इस डुओलो के लिए अपना 100% दिया है, इस वजह से मैश मैंने तुम्हें रिक्रूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टॉम उड़ के जाने लगता है तो दूसरा प्लेयर इधर उसे ठोक देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हो, जिससे कि टॉम यहाँ पे जमीन पे नीचे गिर जाता है और उसकी हड्डी भी यहाँ पे टूट जाती है। वो कहता है कि तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई, क्या कर रहे हो ये तुम। तो वो बंदा कहता है कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता स्पोर्ट्समैनशिप से, मेरे को तो बस जीतने से फर्क पड़ता है। लैंग डॉम ने यहाँ पे काफी अच्छी खासी लीड ले रही होती है 40 पॉइंट्स की और एडलर डॉम यहाँ पे पीछे होता है, ठीक है। तो टॉम यहाँ पे मैच से यही कहता है कि मैश इस गेम में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हमने अपना 100% दिया या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सामने वाली टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं और इनकी टीम में सिर्फ 4 प्लेयर्स होते हैं, तो इधर लैंग 50 पॉइंट से आगे आ जाती है और ये सब देख के भाई मैश काफी चिढ़ जाता है और वो अपनी झाड़ू पकड़ता है। वो यहाँ पे उछल के हवा में आता है और भाई वो हवा में उड़ने लग जाता है। सबके सब देख के काफी सारा शौक हो जाते हैं कि यार मैश को उड़ना आता है तो वो इतनी देर से नीचे क्यों था, लेकिन असलियत में यहाँ पे वो अपने पैर इतनी तेजी से हिला रहा होता है हवा में जिससे कि वो उड़ रहा होता है, ठीक है। वो यहाँ पे अपने टीममेट से बॉल मांगता है और जब उसे वो बॉल मिल जाती है तो वो भाई काफी दूर होता है अपने गोल से, तो सबके सब लोग यही सोचते हैं भाई इतनी दूर से करके लेगा। तभी मैश यहाँ पे भाई काफी तगड़ी तरीके से इस बॉल को थ्रो मारता है, बॉल जाती है रिंग के अंदर और भाई घूम के वापस आ जाती है मैश के पास। यहाँ पे सबके सब शौक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे मैश कंटिन्यूअसली ऐसी बार बार थ्रो करता है तो बार बार वो बॉल मैश के पास वापस आती रहती है और एंड में यहाँ पे भाई 999 पॉइंट्स बना लेता है मैश और दूसरी ओर लैंग के सिर्फ 60 पॉइंट्स होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एडलर इस गेम को जीत जाते हैं और इसी वजह से मैश और इस टीम को एक एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। गेम के बाद इधर टॉम मैश को हक करता है और वो यही कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, तुम अगर एक स्ट्रॉन्ग बैम्बू बनोगे तो तुम काफी कमाल का खेलोगे, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और टॉम जब इधर मैश के पास आता है उसे प्रैक्टिस के लिए ले जाने के लिए, तो साथ ही साथ लेवन भी इधर आती है और वो मैश के साथ स्टडी करना चाहती होती है, लेकिन मैश इनमें से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता होता और वो फिन से मदद मांगता है, लेकिन फिन यहाँ पे सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। तभी यहाँ पे लांस क्राउन नाम का बंदा आता है और वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी मजे हो रहे हैं, क्यों है ना, मैं भी आ जाऊँ यहाँ पे मजे करने के लिए। तो लेमन यहाँ पे इस बंदे को देख के समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसने एंट्रेंस एग्जाम पे टॉप किया था और ये फर्स्ट आया था। मैच कहता है कि मैं कोई मजे वगैरह नहीं कर रहा। लांस कहता है कि चलो फिर ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमें मजा आए। यहाँ पे लांस अपनी एक एंशिएंट बॉटल निकालता है और वो ये कहता है कि ये एक स्पेशल मैजिक टूल है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो टॉम, लेमन और फिन तीनों के तीनों इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लांस मैच से ये कहता है कि अगर तुम इन लोगों को वापस चाहते हो तो जंगल में मिलना आउल हट के पास। यहाँ पे वो टेलीपोर्ट हो जाता है और मैश लांस से फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। इधर लांस अंदाजा लगाता है कि मैश को भी कॉइन्स की जरूरत है और यहाँ पे उसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स होते हैं, जिसे देख के यार पता चलता है कि वो कितना कमाल का है। लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है कि मैश के पास भी एक सिल्वर कॉइन है तो वो भाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यही कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ कुछ ही अपर क्लासमेंस के पास ये सिल्वर कॉइन्स है, लेकिन काफी कमाल की बात है। यहाँ पे टॉम देखता है कि लांस के चेहरे पे 2 लाइंस होती है और वो समझ जाता है कि ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के चेहरे पे सिर्फ एक ही निशान होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें लोगों के चेहरे पे और भी ज्यादा लाइंस हो सकती है। अगर बात करें डबल लाइन मैजिक यूजर्स की तो ये सिर्फ 1 लाख में एक ही के पास होता है और ऐसा कहा जाता है कि जादू ने इन लोगों को खुद चुना है। लांस यहाँ पे मैच से ये कहता है कि हम एक एक सिल्वर कॉइन की शर्त लगाते हैं और एक मैच करते हैं, क्यों है ना। लांस को पता होता है कि उसके पास तो मैच के फ्रेंड्स है तो पूरा गेम उसके फेवर में है, लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी को चोट वोट लग जाए। एग्जाम के दौरान लांस ने नोटिस किया था कि मैच काफी ज्यादा पिघल गया था और उसने अपने से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी थी। लांस को पता होता है कि वो ऐसे इंसान से कभी भी नहीं हार सकता। मैच कहता है ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। लांस इधर अपने ग्रेवॉयल नाम के मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे एरिया को भाई पूरा सपाट कर देता है। यहाँ पे पास में ही रेग्रो और ब्रैड होते हैं जिनको भाई इतने खतरनाक आवाज सुनाई देती है लांस के मैजिक की, ठीक है। मैच यहाँ पे जब आगे बढ़ता है लांस के ऊपर पंच मारने के लिए, तभी यहाँ पे वो अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि भाई मैच तो जमीन में गड़ जाता है। लांस ये कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरे को बिना मैजिक के मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो मैच यहाँ पे उठने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो नहीं
उठ पाता और लांस ये कहता है कि ये कोशिश बेकार है, तुम उठ नहीं पाओगे। तो मैश कहता है कि मैं बिना उठे भी बहुत चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पे वो जमीन में मुक्का मारता है और भाई बड़ी बड़ी जड़ें निकाल लेता है बाहर, जिससे कि यहाँ पे लांस रुक जाता है और भाई पीछे कूद के चला जाता है। मैश यहाँ पे फिर से लांस के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि फिर से अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैश इस बार उसको झेल पाता है और लांस को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लांस, लेकिन इस पंच को भाई डॉज कर देता है और सरप्राइज होता है कि भाई यार मैश इतना ज्यादा फुर्तीला कैसे हो गया एकदम से। मैश इधर फिर से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और लांस फिर से उसको डॉज करता है, लेकिन यहाँ पे बीच में उसका लॉकेट मैश के पास आ चुका होता है। जब यहाँ पे मैश इस लॉकेट को चेक करता है तो इसमें एक छोटी बच्ची की फोटो होती है और वो लांस से कहता है भाई क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है क्या, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तो लांस कहता है कि हे वो मेरी सिस्टर है, समझे, मेरा पेंडेंट मेरे को वापस करो। तो मैश यहाँ पे वो पेंडेंट लांस को वापस कर देता है। लांस इधर मैश से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैश कहता है कि क्रीम पफ्स। तो लांस कहता है नहीं तुम गलत हो। तो मैश कहता है कि जिंदगी, प्यार, आजादी। तो लांस कहता है अरे यार कितना गलत हो सकते हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आता। यहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। तो मैश लांस से यही सेम क्वेश्चन पूछता है। तो लांस कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी छोटी बहन है। तो मैश कहता है कि ऐसा लगता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। लांस इधर खाई के पास आता है और इस बॉटल को नीचे गिराने के लिए तैयार हो जाता है। वो यही कहता है मैं इस बॉटल को नीचे गिराऊंगा और अपने जादू का इस्तेमाल करके इस बॉटल की गिरने की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा और मैश तुम इस बॉटल को गिरने से रोकोगे और उसी दौरान मैं तुम्हारे ऊपर अटैक भी करूंगा। भाई ये क्या सीन है, मतलब लांस कहता है कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो याद करता है कि कैसे उसकी छोटी बहन उसको डांटा करती थी जब भी वो किसी लड़ाई में पड़ता था। तो उसकी छोटी बहन उसको यही कहती है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, रुको मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। यहाँ पे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लांस को हील करती है। वो ये कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने एक छोटे बच्चे को कुछ बड़े लड़कों से बचाया जो कि उसे परेशान कर रहे थे, इसी वजह से तुम लड़ाई झगड़े में पड़े, क्यों है ना, तुम दिल के बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत अनाड़ी भी हो। एक दिन यहाँ पे लांस की छोटी बहन एना को काफी खतरनाक तरीके की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से उसकी मैजिकल पावर्स गायब होने लग जाती है और उसका मार्क भी गायब होने लग जाता है। तकरीबन उसके पास से 5 साल बचे होते हैं और उसके बाद उसकी पूरी ताकतें गायब हो जाएंगी। उसके पेरेंट्स यही बताते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ये ठीक नहीं होती है तो फिर इन लोगों को, उसकी छोटी बहन को गवर्नमेंट को सौंपना पड़ेगा, उनके पास और कोई चारा नहीं है। जिससे सुन के यहाँ पे लांस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अपने पेरेंट्स पे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक डिवाइन विजनरी बनेगा और ये जो बेकार का सिस्टम है जहाँ पे बेकार के रूल्स है वो इन सब चीजों को ठीक करेगा और अपनी छोटी बहन को बचा लेगा। तो यार उसकी स्टोरी भी काफी अच्छी खासी है, क्यों है ना। लांस इधर इस बॉटल को नीचे गिरा देता है और अपने ग्रेवल नाम के मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, यानी कि ग्रेविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, वो ये सोचता है कि मैश क्या करेगा, लेकिन वो देखते हैं कि भाई मैश ने अपने कपड़े वपड़े उतार दिए होते हैं और एक एथलेटिक टाइप के कपड़े पहन लिए होते हैं। मैश इधर अपने हैमस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस मैजिक का नाम भी लांस ने कभी नहीं सुना होता, और मैश कहता है बिग बैंग डैश। जाने से पहले वो यही कहता है कि हारना और ना बचा पाना मेरी डिक्शनरी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से भाग के जाता है पहाड़ से नीचे और कुछ ही सेकंड में ऊपर आ जाता है और बॉटल उसके हाथ में होती है। लांस को यकीन नहीं होता कि भाई ये हुआ क्या, ये किस तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा। मैश ये कहता है कि मेरे ख्याल से हमें रुक जाना चाहिए और आगे नहीं लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो, क्योंकि ये बॉटल नकली है और खाली है। मैश यहाँ पे जल्दी से आता है और लांस के पॉकेट्स वगैरह चेक करता है और उसको असली बॉटल मिल जाती है। लांस कहता है क्यों, तुम लड़ाई क्यों रोकना चाहते हो, तुम जीत सकते हो और तुम्हें एक सिल्वर कॉइन भी मिलेगा। तो मैश कहता है कि देखो तुम अनाड़ियों जैसी बातें मत करो, ठीक है, तुम इससे अलग हो। तो ये सब सुन के भाई लांस को अपनी बहन के शब्द याद आ जाते हैं, उसकी बातें याद आ जाती है, जिस वजह से वो मान जाते हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए। वो यहाँ पे जाने से पहले ये कहता है कि हमने शर्त तो जरूर लगाई थी, इस वजह से एक सिल्वर कॉइन तुम्हारा हुआ। तो यहाँ पे वो एक सिल्वर कॉइन मैश को दे देता है, जिसके बाद मैश यहाँ पे इस बॉटल को ओपन करके टॉम, लेमन और फिन को आजाद कर देता है। ये तीनों के तीनों काफी एक्साइटेड होते हैं और वो ये कहते हैं क्या बात है यार, मेरे को तो लग रहा था तुम उसकी बैंड नहीं बजा पाओगे, लेकिन तुमने तो काफी कमाल करके दिखा दिया। ये सबके सब यहाँ पे मैश का दिमाग खाने लग जाता है। मैश कहता है यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अकेडमी पहुंच के ये बॉटल खोलनी चाहिए थी। ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में 3 डॉम्स हैं और हर स्टूडेंट को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एक डॉर्मेट्री में डाला जाता है। जिन स्टूडेंट्स के अंदर साहस और दृढ़ विश्वास होता है उन्हें एडलर डॉम में डाला जाता है। जिन स्टूडेंट्स के अंदर काफी बुद्धि होती है और इच्छा शक्ति होती है उन्हें ऑर्का डॉम में डाला जाता है। और अंत में जिन स्टूडेंट्स के पास क्षमता होती है और साथ ही साथ महत्वाकांक्षा होती है उन्हें लैंग डॉम में डाला जाता है। यहाँ पे मैश को समझ आता है कि अगर उसके पास 5 सिल्वर कॉइन्स हो जाएंगे तो इन 5 सिल्वर कॉइन्स को मिला के एक गोल्ड कॉइन बनेगा। अब क्योंकि उसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स हो चुके हैं तो उसे 28 और सिल्वर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी एक गोल्ड कॉइन बनाने के लिए। तो फिन कहता है अरे भाई क्या बोल रहे हो, कौन सी मैथ्स लगा रहे हो तुम, अब सिर्फ तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन्स और चाहिए गोल्ड कॉइन बनाने के लिए, ठीक है ना। मैश कहता है कि यार आज के दिन में कितनी शांति है। तभी यहाँ पे फिन को याद आता है कि उन्होंने अपनी पोशंस असाइनमेंट सबमिट नहीं की होती और उसको काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। तभी लांस इनके रूम में आता है और जब उसे पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं की है तो वो कहता है कि इतने बेकार स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हो यार, तुम तो पूरे डॉर्मेट्री की रेपुटेशन खराब करके रख दोगे, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। तभी मैश यहाँ पे लांस के पास आता है और उसका पेंडेंट ओपन करके उसी को दिखा देता है भाई, जिसमें उसकी सिस्टर की फोटो होती है, और उसका भाई ऑरा देख के वो खुद ही शॉक हो जाता है, उसके खुद होश उड़ जाते हैं अपनी सिस्टर के ऑरा देख के, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब देख के लांस डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की मदद करेगा पोशंस असाइनमेंट पूरा करने में। वो यहाँ पे इनको मैंड्रागोरा नाम का एक प्लांट बोलो या फिर ये जीव बोलो दिखाता है, जो कि भाई बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, और इनका टास्क ये होता है कि ये इसको शांत करे। शांत करने के बाद ये मैंड्रागोरा बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज होता है पोशंस बनाने में। तो लांस यहाँ पे अपनी क्विंटस नाम की मैजिक का इस्तेमाल करके इस मैंड्रागोरा को शांत कर देता है। जब फिन यहाँ पे कोशिश करता है तो वो मैंड्रागोरा तो भाई चिल्लाते रहता है, वो तो शांत नहीं होता। मैश यहाँ पे ट्राई करता है तो भाई वो मैंड्रागोरा तो पागल ही हो जाता है और बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है। लांस इधर फिन से कहता है कि देखो, जो अपना मैजिक है ना वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना होगा। तो फिन यहाँ पे जब फिर से ट्राई करता है तो वो सक्सेसफुली इस मैंड्रागोरा को शांत कर देता है और उसे सुला देता है। दूसरी ओर भाई यहाँ पे मैश का मैंड्रागोरा तो इतना पागल हो चुका होता है, बहुत बड़ा हो चुका होता है वो साइज में, वो तो एंड में आके भाई मैश के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन भाई मैश उसे एक चाटा मार के सुला देता है और वो कहता है कि मैंने इसको शांत कर दिया। भाई ये सब इग्नोर करते हुए लैंस कहता है कि चलो फिर ठीक है, सबके सब शांत हो चुके हैं, तो अब इन मैंड्रागोरास को हम आम जड़ी बूटियों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो दिखाता है कि इनको कैसे काटा जाता है, कैसे पकाया जाता है और पोशन कैसे बनाया जाता है। फिर यहाँ पे समझ नहीं पाता, उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है सारी चीजें, लेकिन मैश कहता है कि ठीक है फिर मैं समझ गया। वो यहाँ पे लांस के सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, लेकिन अंत में आके यहाँ पे क्रीम पफ बना देता है। भाई वो लांस कहता है रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? क्रीम पफ बनाने के लिए किसने बोला तुम्हें, और कैसे बनाया है तुमने? तुम फिर से ऐसा करके दिखाओ, लेकिन स्लोली करना। यहाँ पे लांस देखता है कि मैश धीरे धीरे करके ये सारी चीजें कर रहा होता है, जो सारे स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट करता है और एंड में आके फिर से क्रीम पफ बन जाता है। लांस कहता है भाई हद हो गई यार, मैं इसका हर एक स्टेप देख रहा हूँ, लेकिन एंड में आते साथ ये रिजल्ट कैसे चेंज हो जा रहा है? भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लांस कहता है देखो मैश, मैं अब आगे चल के तुमसे फिर से नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे। तुम लड़ाई में बिल्कुल इक्वल हो या फिर मैं कहूँ मुझसे थोड़ा बेटर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें और किसी से हारने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ये जो कॉइन है किसी और के पास जाए। तो चलो फिर दोबारा से बना के दिखाओ मुझे, और इस बार थोड़ा ठीक से करना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें वॉलबर्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि यही कहता है कि अब इन लोगों की ऑफ कैंपस क्लास आने वाली है जल्द ही, और वो यही सोचते हैं कि क्या मैच ठीक रहेगा इस चीज में। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डॉट इधर 3 स्टूडेंट से ठुक जाता है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं तुम देख के नहीं चल सकते। जिसके बाद यहाँ पे भाई डॉट तो इन तीनों की बैंड बजा देता है, उनकी वाट लगा के रख देता है। यहाँ पे एबल होता है और वो यही बताता है कि डिवाइन विजनरीज ऐसे जादूगर होते हैं जो कि इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। वो यही पूछता है फिर एक रूलर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, तो एबिस बताता है कि उसकी ब्लड लाइन नोबल होनी चाहिए और उसके अंदर कमाल की ताकतें होनी चाहिए। एबल कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इसी वजह से एडलरडॉर्म के बच्चे इन सब चीजों के काबिल नहीं है, बल्कि लैंगडॉर्म ये सब डिजर्व करती है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सब उन लोगों के सारे कॉइन्स हत्या लो, सारे डॉर्मेट्रीज के। तो भाई यहाँ पे तो बेसिकली इनका गुंडा राज चल रहा होता है। ये टॉप पे आने के लिए सोचते हैं कि ये बाकी सारे डॉर्मेट्रीज के सारे स्टूडेंट्स से उनके कॉइन्स को छीन लेंगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और इनकी ऑफ कैंपस क्लास शुरू हो चुकी होती है। स्टूडेंट्स को इधर एक जंगल में ले जाया जाता है। डॉट इधर उधर घूम रहा होता है और वो यही कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ और मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ और पूरी दुनिया मेरे आसपास ही घूमती है। मैश और बाकी सब यही सोचते हैं कि भाई ये कितना अजीब सा बंदा है। तो इधर डॉट जब मैश को देखता है तो वो उसको पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसके बारे में आजकल काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए ये एक साइड कैरेक्टर है सिर्फ। तभी यहाँ पे लेमन भागते हुए आती है मैश के पास और वो कहते हैं कि हे मैश प्लीज अपना ध्यान रखना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जिसे देख के यहाँ पे डॉट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भाई मैश के ऊपर थूकता है। वो कहता है मेरे को ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जिनको लड़कियां पसंद करती है। मतलब यार हद हो गई यार, ऐसी कैसे तुम लोगों ने रूल बिगाड़ रखा है पूरी दुनिया का। एक लड़के के लिए हमेशा एक लड़की होनी चाहिए। डॉट के पीछे यहाँ पे कोई भी लड़की पागल नहीं होती, उससे कोई लड़की बात भी नहीं करती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि मैश तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो रखा है। एक बार मेरे को ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाने दो, उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया में से सारे के सारे हॉट बंदों को मिटा दूंगा। भाई ये क्या दादागिरी है, मतलब ठीक ही है यार इसका भी सीन। यहाँ पे अभी भी मैश और बाकी सब डॉट को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसे देख के यहाँ पे डॉट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे इनका टीचर आता है और वो यही बताता है कि इस आउटडोर एक्सरसाइज में एडलर और लैंगडॉर्म दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इनका जो टास्क होगा वो होगा इस जंगल में घूम रहे स्कॉर्पियंस को खत्म करना। जिस टाइप के स्कॉर्पियन को तुम हराओगे उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें या तो ब्रॉन्ज कॉइन मिलेगा या फिर सिल्वर कॉइन मिलेगा। हर स्कॉर्पियन के सर पे एक पत्थर है जो कि तुम्हें वापस लेके आना होगा। ज्यादातर स्कॉर्पियंस पे उसको मारने के बदले तुम्हें ब्रॉन्ज कॉइन ही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे
ऐसे स्कॉर्पियंस है जिनके सर पे स्क्वायर स्टोन्स है, उनके बदले तुम्हें सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। जब टीचर इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है तभी यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है सिल्वा आयरन, जो कि लैंग से होता है। वो इधर मैश के पास आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम काफी कमाल के हो, हाँ। जिसके बाद यहाँ पे वो मैश के ऊपर अटैक कर देता है और मैश यहाँ पे काफी गुस्से से इधर सिल्वा को देखता है। टीचर इनको रोकने की कोशिश करता है और वो यही कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सिल्वा कहता है अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो लांस इधर मैश से कहता है कि देखो तुम उससे दूर ही रहना, वो काफी खराब स्टूडेंट है, वो ऐसी ही हरकतों के लिए जाना जाता है, उसने कई बार काफी स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी जख्मी किया है, इसी वजह से वो अपना एक साल फिर से रिपीट कर रहा है। उन लोगों ने इसको अभी तक बाहर इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि इसकी मैजिकल एबिलिटीज काफी कमाल की है। तो यहाँ पे मैश अपने क्रीम पफ को चेक करता है और वो कहता है यार मेरे को तो चिंता ही हो गई थी, मेरे को लग रहा था ये कहीं कुचल ना गए हो मेरी पॉकेट में। तो लांस कहता है यार हद हो गई। उसको समझ आता है कि मैश जब गुस्से से देख रहा था तो इसका मतलब ये था कि वो इस बात की चिंता कर रहा था कि कहीं उसके क्रीम पफ खराब ना हो गए हो। वो कहता है भाई ऐसे खाने की चीजों को जेब में मत रखा करो तुम। मैश और लांस दोनों के दोनों इधर फॉरेस्ट में जाते हैं। लांस यही कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और सारी स्कॉर्पियंस को एक साथ हराएंगे। तभी वो देखता है कि भाई मैश तो उसके आसपास होता ही नहीं है। यहाँ पे मैश का सामना डॉट से होता है जो कि ये प्रूव करना चाहता होता है कि वो मैश से बेटर है। लेकिन जब वो मैश को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई मैश उसको भाई चांटा देके नीचे गिरा देता है उसको चुप करने के लिए। तो डॉट इधर डिसाइड करता है कि वो मैश से लड़ाई करेगा। तभी इनको एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग इधर पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का उस लड़की को परेशान कर रहा होता है। इधर डॉट अपने एक्सप्लोम मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और उस बंदे को हरा देता है। इस लड़की का नाम लॉरेन होता है जो कि यहाँ पे डॉट को शुक्रिया अदा करती है, जिससे कि डॉट भाई ब्लश करने लग जाता है और पिघल ही जाता है। लॉरेन इधर शॉक हो जाती है कि ये कितना अजीब सा इंसान है, लेकिन वो फिर भी उसकी तारीफ करती रहती है, जिससे कि डॉट और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ पे वो शांत और कूल दिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई उसके बस की होता नहीं है। लॉरेन यहाँ पे यही कहती है कि उसकी मैजिक के इस्तेमाल से अगर कोई भी इंसान हल्का सा अट्रैक्टेड होता है उससे, तो वो इस अट्रैक्शन को प्यार में बदल सकती है। लेकिन डॉट को देखते हुए वो यही कहती है कि उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। जिसके बाद यहाँ पे वो मैश को भी अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है, उसकी तारीफ करना शुरू करती है, लेकिन भाई मैश को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके जादू वादू से। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने और भी ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे भी यहाँ पे मैश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉरेन ये कहती है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट उसने डॉट को तो अपने कब्जे में कर ही लिया है। तो वो बताती है कि एक सिल्वा नाम का लड़का है जो कि उसको धमकाता है, उसका पीछा करता रहता है और उसको काफी परेशान करता है। वो यहाँ पे रोने लग जाती है और उसे रोता हुआ देख के डॉट डिसाइड करता है कि वो सिल्वा की बैंड बजाएगा और लॉरेन की मदद करेगा। तब यहाँ पे सिल्वा आता है और वो कहता है कि कौन बैंड बजाने वाले मेरी बताना जरा मेरे को। तो सिल्वा जब डॉट को देखता है तो उसे यही कहता है कि तुम तो एक नंबर के लूजर हो, क्या कर लोगे तुम। और जब भी मैं किसी लूजर से मिलता हूँ ना तो मेरे को मन करता है कि मैं उसको असली दुनिया को एक स्वाद चखाऊं और फिर देखूंगा कि तुम किस तरह का चेहरा बनाते हो। तभी यहाँ पे डॉट इधर सिल्वा के ऊपर अपने मशीन गन एक्सप्लोम से अटैक करता है। दूसरी ओर इधर फिन और लेमन भाई लांस को ढूंढते हैं और वो कहते हैं हे प्लीज हमें अकेला मत छोड़ो, हमारे साथ ही रहो यार प्लीज। इनकी यहाँ पे फट रही होती है भाई इस जंगल में, ये क्या करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सिल्वा ने अपने मैजिक के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर लिया होता है और वो डॉट से ये कहता है कि क्या बेकार का मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो तुम। जिसके बाद वो अपने अटैक से इधर भाई डॉट की बैंड बजा देता है और डॉट इधर नीचे गिर जाता है। सिल्वा ये कहता है कि अब तुम्हारी ताकतें कहाँ गई, तुम्हें समझ नहीं आता कि हम दोनों के स्किल्स में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे एक पत्थर जाके मैश के क्रीम पफ से टकराता है, जिससे कि मैश का क्रीम पफ नीचे गिर जाता है और इधर डॉट फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। डॉट यहाँ पे सिल्वा की ताकत को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यही सोचता है कि वो लॉरेन को बचाएगा कैसे। तो सिल्वा यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो डॉट को एक चांस देगा। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे 5 हिट को झेल लोगे तो मैं इस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन भी दूंगा। तो डॉट कहता है ठीक है, फिर ये सिर्फ 5 हिट्स की बात है तो मुझे सौदा मंजूर है। लेकिन इसके बाद सिल्वा कहता है कि मैश को भी 5 हिट झेलने पड़ेंगे। तो डॉट कहता है कि नहीं, मैश का इन सब से कोई लेने देना नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो। तो सिल्वा कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो डॉट यही कहता है कि ठीक है, फिर मैश के 5 हिट भी मैं ही झेल लूंगा। डॉट यहाँ पे इस अटैक के लिए प्रिपेयर होता है और सिल्वा अपने आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और इस ब्लो की जो ताकत होती है इतनी खतरनाक होती है कि भाई डॉट के मुंह से खून में निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो उठ के खड़ा हो जाता है और सिल्वा के बाकी हिट्स के लिए तैयार होता है। तकरीबन 9 हिट्स के बाद भी यहाँ पे डॉट खड़ा हुआ होता है और भाई उसमें सच में काफी ज्यादा हिम्मत होती है यार। वो याद करता है कि कैसे लॉरेन रो रही थी और उसको डॉट की जरूरत है और डॉट यही सोचता है कि वो कितना बेवकूफ है कि वो एक लड़की के आंसू को भी इग्नोर नहीं कर पाया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। सिल्वा यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि डॉट ने उसके 9 हिट झेल लिए है और वो अपना यहाँ पे फाइनल हिट तैयार करता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे डॉट फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे सिल्वा की ओर बढ़ता है और वो कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही है ना, लेकिन वो ये बोलते बोलते नीचे गिर जाता है और वो मैश से कहता है कि मैश जल्दी से लॉरेन
लॉरेन को लो और यहाँ से भागो। लेकिन सिल्वा ये देख के हंसने लग जाता है और वो कहता है कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। इसके बाद वो यहाँ पे फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और लॉरेन यहाँ पे सिल्वा के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो भी इधर डॉट को बेवकूफ कहने लग जाती है और हंसने लग जाती है। वो कहती है तुम जैसे चेप लड़के मेरे को काफी ज्यादा घिन दिलाते हैं। जब ये लोग हंस रहे होते हैं तो भाई मैश सिल्वा के मुंह पे ये क्रीम पफ देके मारता है और वो कहता है कि तुमने हद पार कर दी है, अब तुम एक नंबर के कमीने हो। तो चलो फिर अब मेरी बारी आ चुकी है 10 हिट चैलेंज की। दूसरा यहाँ पे हमें लांस का सीन दिखाया जाता है जिसने इधर एक स्कॉर्पियन को हराया होता है और वो ये सोचते हैं कि क्या मैश ठीक होगा। फिन और लेमन को पता होता है कि भाई मैश को कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन लांस को यहाँ पे काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि वो यही कहता है कि मैश का सामना अभी तक सिर्फ व्हाइट मेजेस से हुआ है जो कि ज्यादातर स्कॉलरशिप और मैजिक में एक्सेल करते हैं। लेकिन अगर बात करें रेग मेजेस की तो वो सच में लड़ाई झगड़े में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और उनकी ताकतें भी काफी खतरनाक होती है और उनमें से कुछ डबल लाइन मैजिक यूजर भी है तो वो उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। सिल्वा यही कहता है कि मेरे को ऐसे हिपोक्रिट्स लोगों से काफी नफरत है जो कि दिखाते तो ऐसा है कि वो काफी टफ है लेकिन असलियत में वो बहुत कमजोर होते हैं और उनकी ऐसी तैसी करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे वो डॉट को उठाता है और उसको फिर से मारना शुरू करता है और कहता है कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। जब यहाँ पे मैच आगे बढ़ता है सिल्वा को पंच मारने के लिए तो भाई सिल्वा जल्दी से डॉट को छोड़ देता है और अपने आगे एक आयरन वॉल बना लेता है मैच को रोकने के लिए। सिल्वा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे को मार दोगे? मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन्स हासिल किए थे, समझे? तो मुझे हल्के में मत लो। यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और मैच के ऊपर अपने आयरन फिस्ट मैजिक से हमला करता है लेकिन कुछ हिट खाने के बाद इधर मैच उसके मैजिक को रोक देता है और अपने ट्राइसेप्स मैजिक बलिस्टा नकल का इस्तेमाल करता है। भाई सिल्वा कहता है भाई ऐसे जादू का मैंने नाम नहीं सुना, कौन सा जादू है ये? जिसके बाद वो यहाँ पे मैच के ऊपर अटैक करता है लेकिन मैच उसके कुछ अटैक से बचता है और उसके कुछ आयरन पिलर्स को तोड़ के वो सिल्वा के पास पहुंच के भाई उसको एक कड़क मुक्का देके मारता है जिससे कि यहाँ पे सिल्वा को काफी गुस्सा आता है जो कि फिर से यहाँ पे मैच के ऊपर अटैक करता है। मैच इधर उसके आयरन मैजिक अटैक को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके पेट में मुक्का देके मारता है जिससे कि भाई सिल्वा के तो होश उड़ जाता है। वो अपने घुट्टों पे नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता और जीत भी नहीं सकता और मैं इसके और मुक्के भी नहीं झेल सकता। भाई यहाँ पे मैच पीछे हटता है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। वो कहता है कि अभी 10 में से सिर्फ 2 ही मुक्के हुए हैं। मैच यहाँ पे उठ के खड़ा होता है और वो फिर से सिल्वा की ओर बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम तीसरे मुक्के के लिए तैयार हो? सिल्वा कहता है भाई अगर मैंने एक और मुक्का खा लिया ना तो मैं मर जाऊंगा भाई, मेरे बस की नहीं है, अब क्या करूं मैं? तभी यहाँ पे एक स्कॉर्पियन आ जाता है जिसके सर पे स्टार शेप स्टोन होता है। भाई मतलब ये काफी खतरनाक स्कॉर्पियन होता है और इसको हराने के बाद तकरीबन इनको 1 से ज्यादा ही सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। सिल्वा सोचता है कि अब मैच अगर इससे लड़ेगा तो भाई उसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो यहाँ से बच के भाग सकता है। लेकिन भाई जब वो स्कॉर्पियन मैच के ऊपर हमला करता है तो मैच तो उसको एक ही मुक्के में उड़ा देता है भाई बहुत दूर और वो कहता है अभी मैं बिजी हूँ, मेरे को परेशान मत करो। ये देख के तो सिल्वा की फट जाती है और मैच कहता है कि हम क्यों ना ये लड़ाई यहीं पे खत्म कर दे क्योंकि मेरे को तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे वो लॉरेन के पास आता है और लॉरेन को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि सिल्वा हार कैसे सकता है। वो यही सोचती है कि वो क्या करे तो वो यहाँ पे रोने का नाटक करने लग जाती है। भाई वो कहती है कि सिल्वा ने मेरे को फोर्स किया था ये सब करने के लिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैच यहाँ पे उसे पीछे से आके हक कर लेता है और उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख के भाई लॉरेन को लगता है कि उसका जादू मैच के ऊपर भी काम कर चुका है लेकिन मैच कहता है कि भाई मैं सबको एक ही तरीके से ट्रीट करता हूँ। भाई उसको वो उल्टा के भाई एकदम जमीन पे देके मारता है, मजा आ जाता है भाई सच में सिग्मा। आगे चल के मैच लांस और बाकी सबसे मिलता है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं कि मैच इधर अकेला सिल्वा से लड़ा और उसकी बैंड भी बजा दी उसने, साथ ही साथ उसने एक स्टार शेप स्कॉर्पियन को भी हराया है जिसके बाद उसको 2 सिल्वर कॉइन सब मिल चुके हैं। यहाँ पे डॉट की वाट लग चुकी होती है तो लेमन काफी परेशान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? तो डॉट यहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मैच से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैच कहता है कि तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कब से माफी मांगने लगे? तो डॉट कहता है मेरे को पहले से इतनी शर्म आ रही थी माफी मांगने में और तुम और मेरे को शर्मिंदा फील कराओ। लांस बताता है कि मैच तुम्हें लैंगडॉर्म ने टारगेट किया था क्योंकि उनका अभी का जो एम है वो है कॉइन्स को इकट्ठा करना और सिल्वा भी उन्हीं का हिस्सा है। लैंगडॉर्म में काफी अपर क्रस्ट के लोग हैं, ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि जादू सिर्फ प्योर मैजिशियंस के खानदान में ही रहना चाहिए और वो एल्डरडॉर्म जैसे मेंबर्स को कोई भी भाव नहीं देते और वो नहीं चाहते कि ब्यूरो ऑफ मैजिक में कोई भी एल्डरडॉर्म का जाए। वो चाहते हैं सिर्फ लैंगडॉर्म के मेंबर्स ही ब्यूरो ऑफ मैजिक के ऊपर कंट्रोल रखे। लांस बताता है कि ऐसा लगता है कि कॉइन्स की वॉर शुरू हो चुकी है और हमारा सामना लैंगडॉर्म के एलिट्स मैजिया लूपस से है। अब क्योंकि यहाँ पे मैच के पास टोटल 5 सिल्वर कॉइन्स हो चुके होते हैं तो उसके यहाँ पे 5 कॉइन्स 1 गोल्ड कॉइन में बदल चुके होते हैं। मैच कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था यार डॉर्म्स हैं अलग अलग यहाँ पे। तो फिन कहता है भाई क्या भूल गए क्या तुम? पहले दिन जब हम स्कूल में आए थे तभी हमें अलग अलग डोमेट्रीज में डाला गया था। तो मैच कहता है अरे हाँ, उस दिन हमें एक स्केलेटन यूनिकॉर्न को टच करना था जो कि यहाँ पे इन सबके थॉट्स को पढ़ सकता है और इस हिसाब से इनको अलग अलग डोमेट्रीज में डालता है। जब वो अलग अलग स्टूडेंट्स को यहाँ पे असाइन कर देता है तो उसको अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इतने सेंचुरीज से वो यहाँ पे है और वो कभी भी फेल नहीं हुआ, वो सबके थॉट्स को पढ़ सकता है। लेकिन जब यहाँ पे मैच की बारी आती है तो भाई वो शॉक हो जाता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा है जो कि है क्रीम पफ्स। ऐसा कैसे हो
हो सकता है भाई। तो यहाँ पे वो पता नहीं अगड़म तिगड़म लगाता है, अजीबोगरीब लॉजिक लगा के वो फाइनली उसको एडलर डॉम में डाल देता है। लांस इधर मैश और बाकी सबको बताता है कि मैजिया लूपस के अंदर टोटल 7 मेंबर्स हैं और सिल्वा भी उनमें से एक होगा, लेकिन वो इतना खास नहीं था। अब क्योंकि मैश के पास गोल्ड कॉइन है तो लांस उससे यही कहता है कि अब तुम लैंग वाले लोगों के साथ ही रहो और बाकी डॉर्मेट्रीज से दूर रहो, ठीक है ना। अगले दिन यहाँ पे मैश जब अपनी क्लासरूम ढूंढ रहा होता है तो उसे पता नहीं होता कि भाई वो दरवाजा खींचे या फिर पुश करे, तो वो इस दरवाजे को भाई आपको बताइए क्या करेगा। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सिल्वा इधर एबल से माफी मांग रहा होता है कि वो फेल हो गया। वर्थ बताता है कि एबल ने उसको एक चांस दिया था जिससे कि वो इन लोगों को ज्वाइन कर पाए, लेकिन उसके बदले यहाँ पे सिल्वा ने अपने ही कॉइन एडलर को दे दिए। सिल्वा यहाँ पे दूसरा मौका मांगता है एबल से, लेकिन एबल कहता है कि शायद तुमने वर्थ की बात को गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे और उम्मीदें लगा के बैठो। इस दुनिया को कंट्रोल वही लोग करेंगे जो कि एजुकेशन में, टैलेंट में और ब्लड लाइन में सबसे टॉप में होंगे। इन कॉइन्स को हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इस दुनिया को गंदे खून से मुक्त करना चाहते हैं। और सिल्वा, तुम अपने मिशन में फेल हो गए हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी एकदम बेकार है, लेकिन इसकी चिंता मत करो। तो इसके बाद यहाँ पे एबल सिल्वा को एक डॉल बना देता है अपने जादू से, और तभी मैश यहाँ पे अंदर आता है और उसने अपने हाथ में दरवाजा पकड़ रखा होता है और वो ये कहता है मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को इसको पुश करना है या फिर पुल करना है। और वो एबल को देखता है और वो कहता है क्या तुम एक गुड़िया से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो गुड़िया है। तो भाई यहाँ पे वो एक क्लासरूम में नहीं बल्कि इनके डॉर्मेट्री में आ चुका होता है मैश। एबल यहाँ पे उसको पहचान जाता है और वो कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसके पास एक गोल्ड कॉइन है। तो मैश कहता है कि हाँ। तो एबल यहाँ पे मैश से पूछता है कि तुम एक डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। तो मैश बताता है उसे क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ शांति से जीना चाहता है। एबल उसे बताता है कि डिवाइन विजनरीज गॉड के द्वारा चुने जाते हैं और अगर मैं एक डिवाइन विजनरी बनता हूँ तो मैं इस दुनिया को एक सही राह पे लेके जाऊंगा। इंसानों ने अभी तक इतनी तरक्की इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने कमजोरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज की दुनिया में ये लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं जो कि काफी गलत है। इंसान बीस्ट की तरह होते हैं और उनका नेचर ही है कि वो कमजोर लोगों को खत्म कर दे। तो मैश यहाँ पे इन सब बातों को सुन के यही कहता है कि इसका मतलब तुम भी शांति से जीना चाहते हो, क्यों है ना। तो भाई यहाँ पे जो मेंबर्स खड़े होते हैं वो कहते हैं भाई इसने एक भी शब्द नहीं सुना मेरे ख्याल से। एवर कहता है कि तुम मेरे खिलाफ हो क्या। तो मैश कहता है नहीं मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो एवर कहता है ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना एक गोल्ड कॉइन देना होगा। तो मैश कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो एवर यहाँ पे सिल्वा के पपेट से मैश के ऊपर अटैक करवाता है और मैश भाई उसे पकड़ के जमीन पे पटक देता है, जिससे कि यहाँ पे सिल्वा के जो पपेट के कॉर्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और सिल्वा अपने असली रूप में फिर से आ जाता है। मैश कहता है कि ये तो बिल्कुल बच्चे के खेल की तरह था, ये मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से एक और बड़ा सा पपेट आ जाता है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं और वो इधर मैश को पीछे से पकड़ लेता है। मैश कहता है कि क्या बात है, इसके अंदर तो काफी कमाल की ताकत है। ये पपेट यहाँ पे मैश को कॉइन ले लेता है उससे और एबल की ओर फेंक देता है। जब यहाँ पे पपेट मैश को छोड़ देता है तो मैश इधर आगे बढ़ता है लड़ने के लिए, लेकिन वो गलती से सिल्वा के सर पे अपना पैर रख देता है और वो कहता है ओह शिट, ये बंदा यहाँ पे नीचे लेटा हुआ है, पहले मेरे को इसको नर्स के ऑफिस में ले जाना होगा। तो एबल कहता है क्या तुम अपने गोल्ड कॉइन को ऐसे छोड़ के चले जाओगे। तो मैश कहता है कि मैं उसे छोड़ नहीं रहा, मैं बस इस बंदे को बचाने को प्रायोरिटी दे रहा हूँ और फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है और एबल कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा कमाल का है। वो देखता है कि उसके पपेट का जो एक बटन था वो गायब हो चुका होता है और वो जब अपना कॉइन चेक करता है तो भाई यहाँ पे गोल्ड कॉइन की जगह उस पपेट का बटन होता है। यहाँ पे मैगिया लूपस की एक मेंबर होती है लव क्यूट और वो कहती है कि भाई ये जो मैंने अभी देखा ये सच है या फिर एक सपना है। मतलब जब पपेट ने वो कॉइन एबल की ओर फेंका तो मैश ने जल्दी से अपने मुंह से पपेट का एक बटन तोड़ा और उसको इतनी तेज स्पीड में थूका कि भाई वो बटन तो उड़ता हुआ गया और गोल्ड कॉइन को उड़ा दिया। जिसके बाद मैश ने अपने लंग्स की पावर का इस्तेमाल करके उस गोल्ड कॉइन को खींच लिया अपने मुंह के अंदर। ये देखा मैंने। तो भाई यहाँ पे सिल्वा को होश आता है दूसरी ओर नर्स के ऑफिस में और उसको कुछ भी याद नहीं होता कि जब वो पपेट बना था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ पे है तो वो यहाँ आया कैसे है। वो देखता है कि मैश इधर एक्सरसाइज कर रहा होता है काफी तेज तेज और वो समझ जाता है कि भाई मैश ही उसको यहाँ पे लेके आया है, लेकिन वो सोचता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो उसका दुश्मन है। मैश यही कहता है कि अगर हम में से कोई भी मुश्किल में होता है तो हम सब मुश्किल में आ जाते हैं और तभी ये बोलते बोलते वो अपनी जीभ काट लेता है और इसके बाद वो भाई अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एडलर रूम 302 का सीन दिखाया जाता है। लैंस और डॉट यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को काफी देर से घूर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे आता है और इनसे पूछता है कि भाई तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तो लैंस और डॉट आपस में उल्टी सीधी बातें करते हैं। बेसिकली यहाँ पे डॉट ने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया होता है और उसको काफी चिढ़ होती है ऐसे लोगों से जो बचपन से काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगी को इजी मोड पे जी रहे होते हैं और लड़कियां वगैरह इजीली उनके प्यार में फंस जाती है। तो ये सब देख के भाई डॉट को काफी गुस्सा आता है। ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं एकदम और तभी यहाँ पे मैश दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो कहता है जब तुम्हें कुछ तोड़ना ही है तो क्यों ना बाहर चले जाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेमन आती है और वो कहती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। वो यहाँ पे इन सबको अपने साथ लेके जाती है मैजिक स्केल के पास। मैजिक स्केल में यहाँ पे इनको दिखाया जाता है कि किस डॉम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स है। इनको दिखाया जाता है कि लैंग डॉम के पास तकरीबन
15 गोल्ड कॉइन्स हो चुके होते हैं और बाकी एडलर और ओर्काडॉम के पास सिर्फ एक एक गोल्ड कॉइन बचा होता है। लैंग ने लगभग सभी स्टूडेंट्स से उनके गोल्ड कॉइन्स छीन लिए हैं और एडलर के जो अपर क्लासमैन है जो कि इन लोगों को रोक सकते हैं वो एक ऑफ कैंपस इंटर्नशिप पे गए हैं, तो वो भी अब इनकी मदद नहीं कर सकते। इस हिसाब से तो लैंग डॉम में से ही अगला डिवाइन विजनरी निकलेगा। ओर्काडॉम तो सिर्फ रिसर्च के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उनको तो डिवाइन विजनरी से लेना देना कुछ है नहीं, तो बचे एडलर डॉम। तो इन्हीं को किसी तरह लैंग डॉम को रोकना होगा। तो इधर मैश, लांस और डॉट तैयार हो जाते हैं इस मिशन के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे हमें वॉलवर्क का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मैं मजबूर हूँ लेकिन मुझे तुम्हें ऑफिशियली एक छोटी मोटी पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी जो भी तुमने किया था, इस वजह से तुम्हें एक हफ्ते के लिए आउल हट को साफ करना पड़ेगा। जब यहाँ पे मैश आउल हट को साफ करने के लिए आता है तो लांस भी उसके पास आता है। वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लैंग जरूर तुम्हारे ऊपर हमला करेगी तुम्हारा गोल्ड कॉइन हत्याने के लिए और उस समय मैं उनसे निपटूंगा। तभी यहाँ पे दो मैगिया लूपस के मेंबर आ रहे होते हैं, ओलोरे एंड्रयू और एंसर शिनरी। ये लोग जब अंदर आते हैं तो ये आते ही साथ मैश और लांस के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलोर इधर अपने सी फील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे कि मैश के नीचे एक बड़ा सा समुद्र आ जाता है। मैश इधर डूबना शुरू हो जाता है और एंसर इधर अपने शुरिकेन मैजिक का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा शुरिकेन लांस के ऊपर फेंकता है, लेकिन लांस उससे बच जाता है। इसके बाद मैगिया लूपस मेंबर्स इधर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये 6th और 7th फैंग हैं मैगिया लूपस के और ये लोग यहाँ पे गोल्ड कॉइन लेने के लिए आए हैं और अपना गोल्ड कॉइन भी ये दाव पे लगाएंगे। इनको लड़ना होगा, उससे डिसाइड होगा कि कौन गोल्ड कॉइन जीतेगा। यहाँ पे मैश कहता है भाई मेरे को तैरना नहीं आता और वो यहाँ पे डूब जाता है। एलोर कहता है चिंता मत करो, मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इधर वो अपने सी शार्क मैजिक का इस्तेमाल करके भाई एक शार्क टाइप बन जाता है और नीचे पानी में कूद जाता है मैश के पास। आंसर कहता है तो ऐसा लगता है कि अब मेरा सामना तुमसे है। वो यहाँ पे अपने शुरिकन का इस्तेमाल करता है फिर से, लेकिन यहाँ पे लांस आसानी से उसके मैजिक को डॉज कर देता है और वो यही कहता है कि ये बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन शुरिकन्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से इसकी बैंड बजा सकता हूँ। इससे पहले कि वो अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करे वो देखता है कि नीचे छोटे छोटे आउल्स होते हैं और वो उन्हें देख के रुक जाता है। वो अपनी बहन को याद करता है। वो यही सोचता है कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा गुस्सा होगी अगर वो ये देखेगी कि उसका भाई इन छोटे छोटे आउल्स को कुचलने वाला था। यहाँ पे आंसर अपने शुरिकेन डबल का इस्तेमाल करता है और जब लांस देखता है कि उसके पीछे आउल्स है तो वो ये अटैक अपने ऊपर खा लेता है जिससे कि उन आउल्स को कोई चोट ना पहुंचे। आंसर यहाँ पे लांस की छड़ी को देख के पहचान जाता है कि वो एक क्राउन फैमिली का मेंबर है जो कि ग्रेवॉयल मैजिक में काफी ज्यादा माहिर है। सुनने में आया था कि इनका घर का सबसे बड़ा बेटा तो भाग गया था, कितना कमजोर है वो। यहाँ पे लैंस अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे सिर्फ एक फावड़ा नीचे गिरता है और आंसर कहते हैं कि क्या बात है, कितने कमजोर हो तुम, अगर मैं तुम्हें एक बार हरा दूंगा तो मुझे काफी अच्छा फील होगा। यहाँ पे वो अपने शुरिकेन ट्रिपल का इस्तेमाल करता है लेकिन उसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो देखता है कि पीछे जो सारे के सारे आउल्स थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए होते हैं और लैंस इधर फाइनली अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि सारे शुरिकेन नीचे जमीन पे धंस जाते हैं और टूट जाते हैं। लांस बताता है कि ये सारे के सारे आउल्स रास्ते में आ रहे थे और मैं इनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मेरे को इनको साइड में करना पड़ा। आंसर को यहाँ पे रियलाइज होता है कि भाई वो जो पहले उसने फावड़ा गिराया था ना उससे वो चारे का बैग फट गया था जिसके बाद सारे के सारे आउल्स उधर चले उस चारे को खाने के लिए और इसी वजह से वो इतने समय से उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। भाई साहब क्या है ये सीन, इसे देख के तो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे इतने हल्के में ले रहा है और वो अपने लार्ज शुरिकेन से लांस के ऊपर हमला करता है। ठीक है भाई, लांस इधर अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से इन दोनों की बैंड बजा देता है और वो यही कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एलोर का सीन दिखाया जाता है जो कि सी फील्ड के अंदर होता है और वो ये कहता है कि मैश इस अनंत सागर से बच के कहीं पे भी नहीं जा सकता। तभी एकदम से फुल स्पीड में उसके साइड में से कोई चीज निकलती है और वो कहता है भाई ये क्या था यार, ये मैश तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक इंसान सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही तैर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह था यार। तो मैश यहाँ पे फिर से उसके पास से गुजरता है जिससे कि भाई एलोर की तो फट जाती है और वो यही कहता है कि भाई ये बंदा तो डूबने से पहले ये कह रहा था ना कि इसको तैरना नहीं आता, अब इतनी तेज तैर रहा है ये। तो मैश कहता है कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे तैरना नहीं आता लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ तो आता है। जब मैश उसके आसपास यहाँ पे तैर रहा होता है तो एलोर सोचता है कि भाई उसकी शैडो भी उसको नहीं दिख रही है, मैं सोचा था मैं इसका शिकार करूंगा, मैं तो खुद ही शिकार बन गया। यहाँ पे वो यही कहता है कि अब उसे सीरियस होना पड़ेगा और वो अपने सी शार्क एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एक मॉन्स्टर शार्क बन जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे मैश आते साथ उसको भाई मुक्के मुक्के मारना शुरू कर देता है और आसानी से उसकी बैंड बजा देता है। लैंस यहाँ पे एलोर का गोल्ड कॉइन अपने पास रख लेता है और वो ये कहता है कि अगर मैजिया लूपस के 6th और 7th फैंग ऐसे है तो इनको हराना काफी आसान हो सकता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक मैगिया लूपस का मेंबर एबिस रेजर आता है और वो कहता है अरे 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 इतना हल्के में मत लो हम लोगों को। जब ये लोग यहाँ पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और इन लोगों के ही पीछे आ जाता है। लैंस इधर अपने ग्रेवॉयल मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मैश इधर अपने डैश के लिए तैयार होता है लेकिन रेजर कहता है कि अरे अरे शांत हो जाओ, मैं तो अपने दोस्तों को लेने के लिए आया था बस। लेकिन मैश यहाँ पे जल्दी से फुल स्पीड में भागता हुआ आता है रेजर के पास और वो कहता है
है कि ऐसा लग रहा था कि तुम हमें धमकी दे रहे हो। वो यहाँ पे जब उसे पंच मारने वाला होता है तभी यहाँ पे रेजर फिर से गायब हो जाता है और इन लोगों के पीछे आ जाता है। वो कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे लेने आया हूँ और बस मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों को, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें जो भी बात कही वो तुम्हें मेरी धमकी लगी हो। तो रेजर यहाँ पे जाने से पहले यही कहता है कि हम फिर से मिलेंगे किसी और दिन। लैंस कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। उसकी ताकत देख के ऐसा लगता है कि इनको हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाहर जब रेजर यहाँ पे वापस जा रहा होता है तो उसका मास्क टूटने लग जाता है और वो कहता है कि वो बंदा जब इतनी तगड़ी स्पीड से मेरी तरफ बढ़ा था, वो भी बिना किसी मैजिक के, तभी मैं समझ गया था कि वो बिल्कुल मेरी तरह ही है। रोड्स एमस का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑर्का डॉम से होता है और एक मैग्मा मास्टर होता है और इसका सामना यहाँ पे एबिस रेजर से हो रहा होता है। रेजर कहता है कि एक ऑर्का के तौर पे तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, मैंने ये बात सुनी है, क्यों है ना, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जब रोड्स उसके ऊपर हमला करता है अपने मैग्मा से तो भाई आसानी से रेजर उसकी वाट लगा के रख देता है और साथ ही साथ उसका गोल्ड कॉइन भी ले लेता है। लांस हमें बताता है कि मेगालोपस के अंदर काफी खतरनाक मेंबर्स हैं और हमें ऐसा वेट नहीं कर सकते कि वो लोग आके हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो हमें ही डायरेक्टली उनके ऊपर जाके अटैक करना होगा। लेकिन एक दिक्कत है, स्कूल में तीनों डॉम्स की लोकेशन छुपा के रखी गई है जिससे कि इनके बीच में कोई कंपटीशन ना हो। तो सबसे पहले इनको डॉम की लोकेशन पता लगानी पड़ेगी, वहां पे जाके ये लोग उनकी गोल्ड कॉइंस लेके आ जाएंगे। तो भाई ये काफी आसान सा प्लान यहाँ पे बनाते हैं और लांस कहते हैं कि हे मैश, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तो यहाँ पे मैश भाई अपना क्रीम पफ्स बना रहा होता है लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तभी यहाँ पे लेमन भागते भागते आती है और वो कहती है हे जल्दी से आओ टॉम, उसको कुछ हो गया है। तो ये लोग यहाँ पे इन्फर्मरी जाते हैं, बेसिकली एक हॉस्पिटल टाइप होता है स्कूल के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे टॉम काफी थका हुआ होता है और उसकी बैंड बज चुकी होती है। वो कहता है कि मेरे को ये बात याद नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन जब मैं उठा तो मैं यहाँ पे था। वैसे मेरे को कभी भी सपने नहीं आते हैं लेकिन मेरे को एक सपना आया जिसमें मैं एक काले से डब्बे के अंदर कैद हो गया था और वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी सारी मैजिकल एनर्जी निकाल ली गई हो, मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। लांस देखता है कि यहाँ पे और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ सेम ऐसा हुआ होता है जो कि कुछ समय के लिए अपनी मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग यही सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेमन यहाँ पे मैश को एक लकी चार्म देती है और उसने उसका नाम क्रीमी रखा होता है। वो मैश से ही कहती है कि प्लीज इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा और फिर चाहे तुम सो या फिर कहीं पे भी जाओ इसको अपने पास रखना और मुझसे वादा करो कि तुम बेफालतू का खतरा नहीं लोगे। और उसी शाम मैश और लांस इधर अंधेरे में स्कूल में घूम रहे होते हैं डॉम की लोकेशन पता लगाने के और पीछे से यहाँ पे डॉट और फिन भी आ जाते हैं। तो लांस कहता है कि तुम लोग हमारे साथ क्यों चल रहे हो? तो डॉट कहता है कि भाई मेरे को भी गोल्ड कॉइन चाहिए, मैं ऐसे खाली तो ना बैठ सकता हूँ। और फिन कहता है कि यार मैं अकेला रूम में रहूंगा तो मेरे को काफी डर लगेगा, तो मेरे को भी अपने साथ लेके चलो प्लीज। ये लोग देखते हैं कि आगे लेमन जा रही होती है और इसे देख के भाई डॉट तो एक्साइटेड हो जाता है। वो आगे जाने की जब कोशिश करते तो लांस उसे रोक लेता है। वो कहते हैं रुको कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग यहाँ पे छुप जाते हैं और लेमन जब यहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये लेमन नहीं बल्कि एक पपेट बन चुकी होती है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे लेमन का पीछा करने लग जाते हैं और एंड में आके यहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि लेमन चली कहाँ गई। फिन और डॉट को यहाँ पे वुड क्रैक करने की आवाज सुनाई देती है जिससे कि ये लोग डर जाते हैं और लांस इधर अपने डिस्क्लोज मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि इनको जमीन पे एक बड़ा सा छुपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। डॉट इधर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। तभी मैश इधर एक नाइट का आर्मर लेके आता है और उसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो भाई इस डोर को तोड़ देता है भाई और डोर तोड़ता हो जाता है, स्कूल पार कर देता है भाई बहुत दूर। जब ये लोग इस डोर से अंदर आते हैं तो आगे चल के ये लोग एक एरेना में आते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लड़ाई कंपटीशन टाइप हुआ करता था। तभी सामने से यहाँ पे लैंग डॉम का शूइन गेत्सुको आता है और वो कहता है कि सही कहा, ये एक एंशिएंट एरेना है जहाँ पे डुअल मैचेस होते हैं और मुझे यहाँ पे थर्ड फैंग की रिक्वेस्ट पे आना पड़ा जिससे कि मैं तुम जैसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अपने एक ही कॉइन की शर्त लगानी होगी और एक दूसरे को चैलेंज करना होगा। तो डॉट यहाँ पे आगे आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तो दोस्तों चिंता मत करो, तुम्हें पता ही है कि मेरे को हैंडसम लोगों से काफी ज्यादा नफरत है, तो मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। तो वो यहाँ पे आते साथ शूइन से पूछता है कि क्या तुम्हारा फैन क्लब है? तो वो कहता है हाँ है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो मैश और बाकी सब समझ जाते हैं कि भाई बस अब हो गई इसकी ऐसी तैसी। तभी यहाँ पे भाई डॉट चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये क्या आसान जिंदगी जी रहे हो भाई, क्या मजे की जिंदगी है तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारे हाथों में, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो शूइन कहता है कि अच्छा ठीक है। तो वो यहाँ पे अपने रोज वेब मैजिक का इस्तेमाल करता है और डॉट से लड़ना शुरू करता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें वॉलबर्ग का सीन दिखाया जाता है जिसे इधर ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया गया होता है। ब्यूरो ऑफ मैजिक का मिनिस्टर वॉलबर्ग को बताता है कि जो 6 सबसे खतरनाक कैदी थे वो भाग चुके हैं और इनके पीछे इनोसेंट जीरो का हाथ है। डॉट इधर शूइन के ऊपर अपने मैजिक से
हमला करता है, लेकिन शोइन अपने रोज विप से उसके मैजिक को रोक लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों ने ही सिल्वा को हराया है, भले वो एक डबल लाइनर था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना ही ना आता हो। तो वो बताता है कि वो सिल्वा से भी ज्यादा ताकतवर है और डॉट इधर डिसाइड करता है कि वो भी इससे हारने नहीं वाला। वो इधर अपने एक्सप्लोम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है जिससे कि जमीन पे शोइन के चारों और बॉम्ब के मार्क्स आ चुके होते हैं। डॉट बताता है कि ये एक कंडीशनल मैजिक है और मेरे नॉर्मल मैजिक से 5 गुना ज्यादा ताकतवर भी है, तो इसलिए जहां पे भी पैर रखोगे संभल के रखना। तो शोइन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूं जो कि इनके ऊपर पैर रखूंगा? तो डॉट कहता है कि मुझे 100% यकीन है तुम इनके ऊपर पैर रखोगे, और वो हंसता है। तो शोइन इधर डॉट के ऊपर अपने रोज विप से हमला करता है और उसे पकड़ लेता है और इसके बाद अपने स्टैब मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि इस विप के अंदर भाई कांटे कांटे निकल जाते हैं, जिससे कि इधर डॉट भी जख्मी हो जाता है। शोइन इधर उसको पटकने वाला होता है नीचे जमीन पे। इधर डॉट कहता है कि वैसे मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं था कि तुम्हें उस मार्क के ऊपर अपना पैर रखना होगा। जैसे ही वो रोज विप इधर इन मार्क्स के ऊपर आता है तभी ये एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि ये विप सब फट जाते हैं और इनके छिथड़े उड़ जाते हैं और डॉट नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि एक एक्सप्लोम बॉम्ब एक तरीके का टाइम बॉम्ब है, तो इसी में भाई शोइन की वाट लग चुकी होती है, उसकी छड़ी वड़ी टूट चुकी होती है। तो डॉट कहता है कि अब मैं सारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे भाई सारे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कहता है मैं तो आसानी से जीत गया यार। तो जब यहाँ पे ये धुआं हटता है तो वो दिखता है कि भाई शोइन बड़े स्टाइल में बैठा होता है नीचे, भाई उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा होता, इवन वो हार गया होता है। इसे देख के भाई डॉट कहता है कि यार वैसे देखा जाए तो मेरे को स्टाइलिश लोग काफी बेकार लगते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई ये पोस्ट तो काफी कमाल का है। भले ही इन्होंने शोइन को हरा दिया होता है लेकिन ये सबके सब भाई जमीन पे धंसना शुरू हो चुके होते हैं और अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि अलग अलग रूम्स में आ चुके हैं। लांस इधर वर्थ के सामने आता है जो कि बताता है कि यार मैं तो सोच रहा था कि मेरे सामने वो मशरूम हेड आएगा यानी कि मैश, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैजिया लुपस का थर्ड फैन हूँ। डॉट और फिन दूसरे रूम में लव क्यूट और माइलो जीनियस के सामने आते हैं जो कि फिफ्थ और फोर्थ फैंग होते हैं। फिन जब देखता है कि ये लोग डबल लाइनर यूजर्स है तो वो कहता है भाई हमारा तो खेल खत्म हो गया। तो डॉट कहता है कि नहीं, अभी हार नहीं माननी, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम हार कैसे मान सकते हैं। और मैश दूसरे रूम में इधर रेजर के सामने आता है। वो बताता है कि मैं एक सेकंड फैंग हूँ और उस दिन जिस हिसाब से तुम मेरी तरफ बढ़े थे तो वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, और मेरे को एक चीज और समझ आ गई है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों है ना। तो मैश यहाँ पे डर जाता है और वो कहते क्या क्या ना नहीं यार ऐसा तो नहीं है यार, मैं मैजिक का इस्तेमाल तो कर। तो इतने में रेजर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और तुम्हारा यहाँ होने को कोई ना कोई तो रीजन होगा, लेकिन मेरा भी एक रीजन है यहाँ पे होने का। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। में लैंस और वर्थ का सीन दिखाया जाता है और लांस यहाँ पे छूटते साथ ही वर्थ के ऊपर अटैक कर देता है अपने ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल करके, लेकिन वर्थ यहाँ पे उसके मैजिक से बच के जमीन के अंदर चले जाता है अपने मर्ड मैजिक का इस्तेमाल करके। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी काफी सारी कॉपीज यहाँ पे बन चुकी होती है मर्ड में से, और लांस यहाँ पे उनके ऊपर भी अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उनको कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे यहाँ पे वर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि वो उसकी रियल बॉडी नहीं होती है। तो लांस यही सोचता है कि वो पूरी फील्ड के ऊपर ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उससे भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्थ यहाँ पे उसके पीछे आके खड़ा होता है और अपने बर्स्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि इधर लांस के पैर कीचड़ में धंस जाते हैं और वो यहाँ से हिल डुल नहीं पाता। जिसके बाद यहाँ पे वर्थ अपने मैजिक से इधर लांस के ऊपर अटैक करता है और इससे भाई उसको काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। वर्थ कहता है कि वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, क्यों ना तुम हमारे मैजिया लुपस को ज्वाइन कर लो, उसके लोअर रैंक्स में तुम काफी अच्छे से ग्रो कर पाओगे, और अगर तुम एडलर जैसे कचरों के साथ रहोगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम उनकी तरह ही बन जाओगे, ठीक है ना। तो लांस कहता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम काफी कमाल के हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम काफी ज्यादा मामूली हो। यहाँ पे वो अपने ग्रेवियल मैजिक का इस्तेमाल साइडवेज करता है, जिससे कि भाई वर्थ उठता हुआ जाता है और वो कहते हैं क्या ये साइडवेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैजिक का, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही इस पूरे कमरे की दीवार और जमीन को कीचड़ में कवर कर रखा है जिससे कि मैं शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकूं। लांस की जो ग्रेविटी मैजिक है उसको ठीक से इस्तेमाल करने के लिए उसे मुझे किसी सॉलिड चीज पे मारना होगा, और वो ऐसे तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसे मेरी ट्रिक नहीं पता चल जाती, तब तक वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी लांस यहाँ पे कुछ मलबे के टुकड़े इस दीवार के अंदर फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कि भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत खरोच भी आ जाती है वर्थ को, और उसके भाई पड़वड़ ना जाए इस वजह से वो बाहर निकल के आ जाता है। वो यहाँ पे काफी सरप्राइज हो जाता है कि लांस को इतनी जल्दी उसके ट्रिक के बारे में पता चल गया। तो वो यहाँ पे अपनी जेब में से एक पोशन टाइप निकालता है। वो बताता है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड मैजिकल एसेंस है जो कि बाकी स्टूडेंट से लिया गया था और मैजिया लुपस के मेंबर्स को ये दिया जाता है ताकतवर बनने के लिए। तो इसे पीने के बाद यहाँ पे वर्थ की मैजिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और वो अपने मुडोरो डेविलस का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो एक मड डीमन बना लेता है बहुत बड़ा। वो बताता है कि मैजिक के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक होता है मामूली मैजिक और एक होता है पर्सनल मैजिक। इनके अलावा एक काफी एडवांस मैजिक होता है। सेकंड, एक इस प्रकार का मैजिक है जो कि कोई भी सिंगल लाइन यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ ही डबल लाइन यूजर्स है जिनको ऐसा मैजिक इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, क्योंकि मैं काबिल हूँ। यहाँ पे वो अपना पास्ट याद करता है
है और उसको यहाँ पे कोई इंसान बोलता है कि तुम्हें अगर काबिल बनना है तो उसके लिए तुम्हारे मैजिक एनर्जी काफी कमाल की होनी चाहिए, उसके बिना तुम बेकार हो। यहाँ पे वर्थ लांस को ये बताता है कि तुम इस कमाल के जादू के काबिल कभी भी नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम बेकार लोगों के साथ घूमते फिरते हो। तो यहाँ पे वर्थ लांस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लांस इस अटैक को डॉज कर देता है और वो यही कहता है कि तुम कौन होते हो मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा फालतू बोलने वाले। और इसे देख के मेरे को एक चीज याद आई, उसने मुझे एक चीज का एहसास कराया था जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से सिर्फ मैं ही उनकी इंसल्ट कर सकता हूँ, तुम नहीं। तो लांस यहाँ पे अपने ग्रेविल सेकंड टॉर्चर पोल का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि वो भी सेकंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि यहाँ पे वो मिडोरो डेविलिस के आसपास काफी बड़े बड़े पिलर्स लेके आ जाता है। इन पिलर्स के अंदर ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि भाई इस डीमन की चिथड़े उड़ाने शुरू कर देते हैं और इस डीमन को चारों ओर से खींचा जा रहा होता है। लांस तभी यहाँ पे इस डीमन के ऊपर एक और पिलर लेके आ जाता है जिससे कि इस डीमन के चिथड़े उड़ जाते हैं और ये कीचड़ में बदल जाता है। वर्थ को यहाँ पे यकीन नहीं होता कि उसका सबसे ताकतवर जादू हरा दिया गया है और वो खुद यहाँ पे हार चुका होता है। वो अपने पिता की बात याद करता है जो कि उसको बोलते हैं कि भले तुम अगर ब्यूरो ऑफ मैजिक में भी चले जाओगे तब भी तुम इतने काबिल नहीं होगे, मेरे हिसाब से तुम एकदम बेकार हो। तो यहाँ पे उस समय वो यही सोचता रहता था कि वो कैसे अपने पिता को साबित करके दिखाए कि वो कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में। लांस इधर वर्थ को एक बुक देता है और वो यही कहता है कि ये जमीन पे गिरी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी ही होगी। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान काबिल कैसे बनता है? मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो एक इंसान जिसके पास अच्छी खासी पोजीशन है और लोगों के सामने उसका अच्छा खासा रिस्पेक्ट है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना काबिल है। और तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम दोनों की परवरिश बिल्कुल एक जैसी ही हुई है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका नहीं पसंद और ना ही तुम्हारी हरकतें पसंद है, लेकिन जो भी तुमने एफर्ट्स आज डाले हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बोल के लांस इधर से चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मैश का सीन दिखाया जाता है जिसका सामने इधर रेजर से हो रहा होता है। रेजर इधर अपने एक्सेलरेज मैजिक का इस्तेमाल करके भाई काफी फास्ट ट्रैवल करता है और मैश के ऊपर काफी सारे कट्स मारता है अपनी ब्लेड से। वो ये कहता है कि तुम्हारा मेरे सामने कोई चांस ही नहीं बनता, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन मैश कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रेजर इधर मैश का रीजन बताता है कि तुम ये कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने फैमिली के साथ शांति से रहना है, वैसे देखा जाए तो तुम इस मामले में काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि कोई तो है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। यहाँ पे रेजर एक डिवाइस निकालता है जिसमें लेमन होती है और वो बताता है कि इसकी जो मैजिकल पावर है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। आधे घंटे के बाद लेमन अपनी सारी की सारी मैजिक पावर खो देगी और उसका मार्क भी गायब हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी तरह बन जाएगी। इसके बाद तो तुम काफी ज्यादा खुश होगे, क्यों है ना? तो मैश कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम इस बात पे सीरियस हो ना तो मैं तुम्हारी बैंड बजा के रख दूंगा। तो यहाँ पे रेजर सीरियसली मैश से लड़ना शुरू कर देता है और वो अपने एक्सेलरेट स्फीयर का इस्तेमाल करके भाई चारों डायरेक्शन से मैश के ऊपर हमला करता है, अलग अलग डायरेक्शन से, और उसको भाई काटता पीटता है और एंड में आके वो उसके पेट में भी अपनी ब्लेड घुसेड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि वो अपनी तलवार को यहाँ पे बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। तो यहाँ पे मैश ने अपने एब्स से इस ब्लेड को पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि मेरी एब्स काफी कमाल की है, समझे? वो यहाँ पे भाई रेजर का सर पकड़ता है और भाई उसको हेडबट देके मारता है जिससे उसका मास्क ही टूट जाता है। भाई रेजर का मास्क निकलने के बाद मैश देखता है कि रेजर की एक आंख लाल रंग की है और वो कहता है कि तुम्हारी आंख पे चोट लग गई क्या? तो रेजर कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें इसका मतलब नहीं पता है, ये एक ईवल आई है, इसकी मदद से मैं किसी के भी मैजिक को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। इसी वजह से रेजर को इस दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। मैश कहता है कि कितना बुरा है ना, तुम मेरे ऊपर इस ईवल आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रेजर कहता है कोई बात नहीं। वो बताता है कि उससे सब लोग डरते हैं और उससे नफरत किया करते थे हमेशा से ही, इवन उसके पेरेंट्स भी, लेकिन मैश ये बात नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो कि उसकी कदर करता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रेजर अपने एक्सेलरेट सेकंड फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करता है जिससे कि यहाँ पे एक केज टाइप बन चुका होता है मैं कहूँ, या फिर एक डोम बन चुका होता है और यहाँ पे मैश की बॉडी पे रेड कलर का डाउन एरो बना आ जाता है। इधर रेजर जब मैश के ऊपर हमला करता है तो भाई जब मैश उससे बचने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका होता है। रेजर बताता है कि जब तक तुम इस फील्ड के अंदर हो तो जो ओपोनेंट है उसकी सारी की सारी स्पीड मेरे अंदर आ जाती है और ओपोनेंट की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है जिससे मैं काफी ज्यादा फुर्तीला हो जाता हूँ। यहाँ पे रेजर कंटिन्यूअसली मैश के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो कहता है कि अब इस बार मैं ये खेल खत्म कर दूंगा। भले यहाँ मैश काफी ज्यादा स्लो होता है लेकिन वो फिर भी जमीन पर अपना मुक्का देके मारता है जिससे कि ये जमीन भाई 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिस वजह से रेजर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ पाता है और भाई मैश इधर उछलता है और रेजर की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे रेजर के पैर पे अपना पैर रखता है और उसके बाद तो भाई वो उसको छोड़ता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेजर हिल नहीं पाता और मैश कहता है कि मैंने दूसरी बार भी तुम्हारी बैंड बजा देनी है। इधर मैश अपने फुल मसल मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है हरिकेन रश और वो इसके बाद भाई रेजर के ऊपर मुक्का देकर मारता है जिससे कि भाई रेजर तो इस फील्ड को तोड़ के भाई बाहर ही उड़ जाता है एकदम। जिसके बाद यहाँ पे मैश नॉर्मली हिलना शुरू कर
पाता है। और यहाँ पे अब वो भाई रेजर को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है, लेकिन रेजर यहाँ पे भाई इतना फुर्तीला नहीं होता कि वो मैश की स्पीड को मैच कर पाए, और वो बेचारा लड़ भी नहीं पाता। और फाइनली यहाँ पे मैश रेजर को हरा देता है, और रेजर यहाँ पे नीचे पड़ा होता है और वो कहता है कि मैं और कुछ तो नहीं कर सकता। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मल लोगों की तरह होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। मैं तब छोटा ही था जब मेरी ये एवल आई, तो उस समय मेरे को एक बेसमेंट के जेल टाइप में बंद कर दिया गया था, जिससे कि लोगों को मेरे बारे में पता न चले। और एक दिन तो मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे को मारने की कोशिश की थी। उस समय मेरे को समझ आया था कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैदा ना होना ही अच्छा है। वो अपने आप को बेकार माना करता था, जब तक एक दिन एबल वॉकर नहीं आया, उसने उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, तब उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो किसी काम आ सकता है। लेकिन अब वो उसने उसकी भी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया है और वो इस टास्क में भी फेल हो चुका है, और इस समय अब किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। मैच कहता है कि मेरे ख्याल से तुम गलत बोल रहे हो। हाँ, तुमने एक बात तो ठीक कही कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरे साथ कोई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। तो रेसर कहता है कि ये तो नामुमकिन है, जब तक मेरे पास ये आंख है तो आगे चल के तुम भी अपने थॉट्स बदल लोगे और मुझे नफरत की निगाहों से देखोगे। तो तुमने मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचा, तो इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम आगे मत बढ़ो। तुम एबल को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो मैच कहता है कि मुझे वॉर्न करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे को ये करना होगा, मुझे उसकी बैंड बजानी होगी। और हाँ, फिर चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मन बिल्कुल नहीं बदलेगा, मेरा एटीट्यूड तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैच यहाँ पे जाते जाते यही कहता है कि चलो फिर किसी और दिन मिलेंगे और हम साथ मिलके क्रीम पफ्स खाएंगे अगली बार, ठीक है ना। तो वो यहाँ से निकल जाता है। माइलो का सीन दिखाया जाता है और वो लव से यही कहता है कि तुम इन दोनों को संभाल लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। माइलो के यहाँ से जाने के बाद लव फिन और डॉट से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वो अपनी तारीफ सुनना चाहती होती है इन दोनों से, और डॉट कहता है कि यार ऐसी तरीके की लड़की तो पसंद है मेरे को बहुत ज्यादा। लेकिन वो यहाँ पे लव से माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी एक फ्यूचर फियांसे है लेमन, और आगे चल के मेरी उससे शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद तो भाई लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो एकदम से सीरियस हो जाती है, और वो यही कहती है कि फिर ठीक है तो तुम मर सकते हो। और वो इधर अपने टॉर्नेगस मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे डॉट उसके मैजिक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है अपने एक्स ब्लॉम से। लव यहाँ पे चलाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि सारी लड़कियां जब पैदा होती है तो वो राजकुमारियां होती है, और लड़कों का ये फर्ज है कि वो उनको बताए कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है, उनसे प्यार करे, उनकी सेवा करे, और जो लड़के ऐसा नहीं कर सकते उन्हें मर जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से इन लोगों से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यूट हूँ। तो डॉट यहाँ पे फिर से अपनी भाई सेम ही बात रिपीट करता है कि कैसे वो लेमन से शादी करना चाहता है, वो उससे प्यार करता है। और फिन कहता है कि यार ये सीन तो भी हो चुका है ना, लेकिन इतने में इधर लव डॉट के ऊपर अटैक कर देती है और उसे भाई बहुत दूर उड़ा देती है। वो कहती है कि मेरे पिता ने मेरे को कहा था कि जो भी मेरा साथ न दे मैं उनको जान से मार सकती हूँ। डॉट यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि फिर अपने बाप से बोल देना कि मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलते हैं। और वो इधर अपने एक्सप्लॉम का इस्तेमाल करके काफी धुआं कर देता है, और वो बेसिकली यहाँ पे सोचता है कि वो लव की बॉन्ड को छीन लेगा, लेकिन लव यहाँ पे जल्दी से उसको नोटिस करके उसे बहुत दूर उड़ा देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। वो बताती है कि माइलो किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकता है, और इसी वजह से जिस भी इंसान ने इस अंडरग्राउंड डोर को खोला था वो उसे पत्थर बना देगा। इस इफेक्ट के लिए उसे 2 घंटे तक अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है मेरे को हराने के लिए और माइलो को जाके रोकने के लिए, नहीं तो वो तुम्हारा मशरूम हेड दोस्त एक पत्थर में बदल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे लव अपने टॉर्नेगस केज का इस्तेमाल करती है और डॉट एक टॉर्नेडो में कैद हो जाता है, और वो कहती है कि ये सबसे ताकतवर जादू है और इससे तुम जिंदगी में कभी छूट के नहीं निकल पाओगे। टॉर्नेडो के अंदर इधर डॉट बताता है कि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसके अंग अंग में यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, और वो ये कहता है कि शायद वो ठीक कह रही है, वो उसका कंपटीशन नहीं कर सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई लेवल की जादूगरनी है। ठीक है, यहाँ पे वो अपना पास्ट याद करता है, अपने बचपन का सीन याद करता है जब वो एक बार एक नई झाड़ू लेके आया था, लेकिन सामने से फिर एक बच्चा आया था और उसने अपनी पुरानी झाड़ू उसे दे दी थी और उसकी नई झाड़ू ले ली थी। लेकिन तभी डॉट की बड़ी बहन आ जाती है वहां पे और उन बच्चों की बैंड बजा देती है और डॉट की झाड़ू उसको वापस दे देती है। वो कहती है कि तुम्हें लड़ना सीखना होगा। तो डॉट यही कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैं लड़ना शुरू करूंगा तो उससे चीजें खराब हो जाएंगी। तो उसकी बड़ी बहन यही कहती है कि तुम इतनी आसानी से हार मान लेते हो, इस बात से मेरे को काफी निराशा है, लेकिन ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है आगे चल के तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देगा जब तुम्हें एक सच्चा दोस्त मिलेगा, एक ऐसा दोस्त जो कि तुम्हारे लिए उदास होगा या फिर तुम्हारे लिए गुस्सा होगा। ऐसा इंसान ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई दोस्त मिलता है तो उसको कभी धोखा मत देना। डॉट याद करता है कि कैसे सिल्वा और लॉरेन उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन उसके बदले यहाँ पे मैश को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो उसके लिए खड़ा भी हुआ था। लव इधर जब
फिन के पास आती है उसकी वाट लगाने के लिए, तभी डॉट लव का मैजिक कैंसिल कर देता है, जिसे देख के लव सरप्राइज हो जाती है। वो यहाँ पे डॉट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई डॉट इजीली उसके अटैक को सह लेता है या फिर मैं को कैंसिल कर देता है। वो यही सोचती है कि डॉट के अंदर से एकदम से इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स कहां से आ गई है, और वो नोटिस करती है कि उसके माथे पे यहाँ पे एक क्रॉस बना आ चुका होता है। वो कहती है कि मुझे सुनने में आया था कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माथे पे ऐसा निशान होता है, जैसे वार्डिंग क्रॉस कहा जाता है। इस टाइप के लोग लड़ाइयों में अपनी मैजिकल पावर्स को भाई राक्षसों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनके इमोशंस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को टच कर जाते हैं। तो डॉट को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात से, क्योंकि लव ने मैश की इंसल्ट की होती है और वो इधर अपने मशीन गन एक्सप्लोम से लव के ऊपर अटैक करता है। जब यहाँ पे ये धुआं हटता है तो लव देखती है कि उसके ऊपर एक भी गोला आके नहीं गिरा होता और उसने जानबूझ के लव के ऊपर अटैक नहीं किया होता है। वो ये कहता है कि मेरे को लड़कियों को मारना पसंद नहीं, तो मैं इससे पहले कि अपना मन बदलूं यहाँ से भाग जाओ। तो लव यहाँ पे ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी फिन के पीछे से एक पत्थर का सर बाहर निकलता है जमीन में से और वो फिन को खाने वाला होता है, लेकिन तभी डॉट आता है और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। तभी माइलो यहाँ पे आता है। वो लव से कहता है कि क्या बात है, तुम सिर्फ 2 सिंगल लाइनर मैजिक यूजर को भी नहीं संभाल पाई। डॉट को समझ आता है कि इधर माइलो ने अपना पेट्रिफिकेशन स्पेल रोक दिया है इनको रोकने के लिए। पेट्रिफिकेशन स्पेल वही है जिससे कि मैश यहाँ पे पत्थर में बदल जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि माइलो यहाँ पे खुद आ चुका है, तो वो स्पेल पूरा नहीं हो पाएगा। माइलो इधर बहुत बड़े बड़े स्टोन के हाथ बनाता है और डॉट और फिन के ऊपर जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो डॉट समझ नहीं पाता कि अब वो कैसे इसका सामना करेगा। वो तो काफी ज्यादा थक चुका है, उसकी बैड बच चुकी है और लव भी कहती है कि अब तो इनका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि माइलो सबसे खतरनाक जादूगर है और फर्स्ट ईयर का एक ऐसा अकेला स्टूडेंट है जो कि इतना ताकतवर है। तभी एक काफी बड़ी स्वॉर्ड यहाँ पे आती है फिन और डॉट के पीछे से और ये माइलो के ऊपर आके अटैक करती है, जिससे कि भाई उसके होश उड़ जाते हैं। वो तो बहुत दूर जाके गिरता है और उसका मैजिक भी यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। माइलो इधर सरप्राइज हो चुका होता है कि भाई ये हुआ क्या, और वो तभी देखता है कि सामने यहाँ पे एक डिवाइन विजनरी रेन एम्स खड़ा हुआ है और वो यही सोचता है कि ये यहाँ पे कर कह रहा है। वो कहता है कि भले ये एक डिवाइन विजनरी है, लेकिन ये है तो एक स्टूडेंट ही, तो मैं इससे जरूर जीत सकता हूँ। यहाँ पे वो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, तभी वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोन हेड लेके आ जाता है, लेकिन रायन आसानी से उसके इस हेड को अपने स्वॉर्ड मैजिक से काट के रख देता है। वो यहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड इधर लेके आता है और माइलो के ऊपर इन सबसे हमला करता है और वो कहता है कि मेरा समय बर्बाद मत करो, समझे। माइलो समझ जाता है कि इन दोनों का मैजिकल पावर का लेवल अलग ही है और इसे देख के लव काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए एडलर में शामिल हो जाती हूँ। माइलो की यहाँ पे वाट लग चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी अभी जिंदा होता है। वो कहता है रायन से कि मेरे को काफी पछतावा हो रहा है कि मैं अपने लीडर के सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ, मैंने उनको अपोज क्यों नहीं किया, बट मेरे पास कोई चारा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रायन इधर माइलो को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि बोलना और करना 2 अलग अलग चीजें होती है और मुझे तुम जैसे लोगों की बातों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दर्द, जिससे कि तुम फिर से ऐसा घटिया काम ना करो। रायन इधर डॉट से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से, मैं इससे सब कुछ उगलवा लूंगा। डॉट यहाँ पे यही सोचता है कि रायन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो जब फिन को देखता है तो फिन यहाँ पे कहता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बेसिकली हमें बताया जाता है कि रायन फिन का भाई होता है। रायन यहाँ पे निकल जाते हैं इधर से और हमें बताया जाता है कि वॉलबर्ग को ऐसा लगता है कि इनोसेंट जीरो के कुछ लोग यहाँ पे है और उनको ढूंढने के लिए रायन इधर आया है, इसलिए उसको यहाँ पे भेजा गया है। तभी यहाँ पे रायन को अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो देखता है कि पीछे से मैश आ रहा होता है भाई क्रीम पफ्स खाते खाते, लेकिन उसके अंदर से कोई मैजिकल ऑरा नहीं निकल रहा होता, नॉर्मल ऑरा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रायन के पास ज्यादा समय नहीं होता तो वो कहता है कि वो जल्दी से इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो वो इधर अपने एरिक नेवस को बाहर निकालता है, एक ऐसा क्रीचर जो कि किसी भी इंसान की मैजिकल पावर को पता कर सकता है, उसकी पावर लेवल को पता कर सकता है और इसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर इनोसेंट जीरो का आदमी। इधर रायन अपनी स्वॉर्ड से मैश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैश अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। एरिक नेवस इधर उसकी मैजिक एबिलिटी को कैलकुलेट करना शुरू करती है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता भाई ये क्या है, इसकी तो 0 पावर आ रही होती है एकदम, जिससे देख के भाई वो शॉक हो जाती है। वो कहती है भाई ये चल क्या रहा है, जरूर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। रायन इधर मैश के ऊपर अपने 3% पार्टीशन से हमला करता है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि भाई मैश इधर उसकी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके एक चेयर बना लेता है। एरिक नेवस भी भाई शॉक हो जाती है, वो कहती है भाई चल क्या रहा है, ये अभी भी 0 है। रायन को समझ आता है कि मैश अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इनोसेंट जीरो का गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक और टेस्ट शुरू करता है 10% पार्टीशन और एरिक नेवस इसको देख के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि रायन ने आज तक कभी भी इस स्पेल का इस्तेमाल किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं किया, जरूर इस बंदे की तो बैंड
बजने वाली है आज। लेकिन ये लोग देखते हैं कि मैश ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है, बिल्कुल बैट की तरह, जैसे कि वो बिल्कुल यहाँ पे बैटिंग करने के लिए तैयार हो चुका है, और वो भाई इन स्वॉर्ड्स को आसानी से बॉल की तरह उड़ाना शुरू कर देता है। रायन इधर मैश से उसका नाम पूछता है, और जब उसे उसका नाम पता चलता है तो उसको याद आता है कि वॉलबर्ग ने उसको बताया था कि हमारे स्कूल में काफी अनोखा स्टूडेंट आया है, और वॉलबर्ग चाहता है कि रायन उसका ख्याल रखे। तो रायन यहाँ पे मैश से माफी मांगता है उसके रूडनेस के लिए, और उसे एक हैंकरचिप देता है जिसकी मदद से उसके घाव हील हो जाएंगे। रायन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एबल से लड़ने जा रहे हो, क्यों है ना? मैंने सुना था कि तुम एक डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, और एबल एक कैंडिडेट है। आज नहीं तो कल उसके साथ तुम्हारा सामना जरूर होगा। भले ही तुमने मेरे जादू को सिर्फ अपने हाथों से रोक लिया, लेकिन एबल से तुम बिना जादू के नहीं लड़ पाओगे। उसके पॉकेट मैजिक सच में एक स्टूडेंट के तौर पे काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पूरी एकेडमी में एबल के पास ही सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है, और अगर तुम उसे हरा देते हो तो वो सारे के सारे गोल्ड कॉइंस तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम एक डिवाइन विजनरी बन पाओगे। इस दुनिया में काफी सारी परेशानियां हैं, और मेरे को ऐसे लोगों की तलाश है जो कि सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चल के डिवाइन विजनरी बनो। मेरे को कुछ काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। रायन याद करता है कि वॉलबर्ग ने उसे बताया था कि मैश अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा आगे रखता है, और इसी वजह से उसने फिन की जान बचाई थी। रायन ये कहता है कि अगर उसको डिवाइन विजनरी बनना है, वो भी बिना किसी मैजिक के, तो उसको ये साबित करके दिखाना पड़ेगा कि वो किसी भी जादुई इंसान से ज्यादा ताकतवर है। मैश इधर एक दरवाजे के पास आता है, और वो यही सोचता है कि उसको धक्का देना है या फिर खींचना है। वो हल्का सा धक्का देता है तो ये दरवाजा खुल जाता है, लेकिन फिर उसको याद आता है लेमन का वो गिफ्ट, यानी कि लेमन का क्या हाल हुआ था यहाँ पे। तो वो यही सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है भाई, टूट भी जाता है। तो वो जानबूझ के इधर इस गेट को उड़ा देता है, और इधर अंदर एबल होता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कोई भी दरवाजा तोड़े बिना अंदर नहीं आ सकते, क्यों है ना? तो मैश कहता है कि मैं तो सिर्फ खटखटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खुद ही टूट गया। और वो मैश को देख के यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है कि मैश यहाँ पे क्या कर रहा है। वो यही सोचता है कि एबिस के एबल आई का सामना सिर्फ और सिर्फ रायन कर सकता है, और मैंने सोचा नहीं था कि तुम उससे बच निकलोगे। वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा केपेबल हो, और तुम्हें एक चीज समझ जाना चाहिए कि हर कोई इंसान इक्वल नहीं होता। एबल ये कहता है कि उसे ऐसे कमजोर लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि ताकतवर लोगों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो कि जादू का इस्तेमाल करना भी ठीक से नहीं जानते। तो मैश को यहाँ पे रियलाइज होता है कि भाई ये तो उन लोगों की बात कर रहा है जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं इसको पता न चल जाए कि मेरे को जादू वादू नहीं आता। तो एबल का यहाँ पे यही प्लान होता है कि वो इन सब लोगों को खत्म करके रख देगा, और क्योंकि ऐसे लोगों को सोसाइटी से अलग करना काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, जबकि ये लोग ऐसा डिजर्व नहीं करते। मैं इन सब रूल्स को चेंज करूंगा, और जो भी लोग ऐसे लोगों का साथ देते हैं और उनको अपने घर में पनाह देते हैं, उन सबको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये देख के यहाँ पे मैश को याद आता है कि कैसे रेगरो ने बचपन से उसको पाला पोसा था, अपने साथ रखा था, उसकी काफी ज्यादा देखभाल की थी। तो वो एबल से यही कहता है कि तुम्हारे जो प्लान्स है ये मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तो एबल यही कहता है कि तुम मेरी बात को ठीक से समझ नहीं सकते, और तभी वो यहाँ पे मैश के ऊपर अटैक कर देता है। लव यहाँ पे एबल के पास ही आ रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि भाई मैश इधर अब एबल से लड़ रहा होता है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। यहाँ पे ये जो डॉल्स मैश के ऊपर अटैक कर रही होती है, इनमें से एक डॉल को मैश तोड़ के रख देता है, जिसमें से भाई एकदम से एसिड निकलता है, जिससे कि मैश बाल बाल बचता है। तो एबल ये कहता है कि तुम संभल के रहना, इन सारी डॉल्स के अंदर एसिड है। तो यहाँ पे भाई मैश इनमें से एक डॉल का सर तोड़ता है, और उसको भाई बॉलिंग बॉल की तरह भाई दे के मारता है, और इन सारे के सारे पपेट्स को उड़ा के रख देता है। लव देखती है और वो कहती है भाई क्या ये बॉलिंग करने आया है क्या, यहाँ पे चल के रहा है ये। अब क्योंकि एबल ने कमजोर लोगों की बात की थी, तो मैश यही कहता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो क्या तुम भी कमजोर साबित हो जाओगे? तो मुझे बताओ लेमन किधर है? तो एबल यही कहता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं तो बस बाकी लोगों से मैजिकल एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मैश कहता है कि और उसी वजह से लोग अपना जादू खो रहे हैं धीरे धीरे करके। तभी यहाँ पे एबल 3 क्लाउन डॉल लेके आता है, और उसे पूरा यकीन होता है कि मैश इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई मैश एक ही पंच में इन सबको उड़ा देता है, और एबल यहाँ पे समझ जाता है कि यार मैश पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मैश यही कहता है कि मैं मानता हूँ कि ताकतवर लोग कमजोर लोगों से कुछ भी ले सकते हैं, तो इसी वजह से अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओगे कि लेमन कहाँ पे है। यहाँ पे एबल मैश के ऊपर अपने पपेट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे वो उसके हाथों को कंट्रोल कर पाता है और उसी को मुक्के मारने लग जाता है। यहाँ पे मैश अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को पंचेस मारने लग जाता है, और उसके बाद वो अपना गला भी घोटने लग जाता है। लेकिन इसके बाद एबल इस मैजिक को हटा देता है, और वो कहता है कि ये कुछ ज्यादा वन साइडेड हो जाएगा और ये मेरी क्लास नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे एबल फिन को बुलाता है, जो कि एक पपेट बन चुका होता है, और उसने उसको पहले कैप्चर किया था। उसे लग रहा था कि ये उसके लिए काफी ज्यादा कमाल का होगा और एंटरटेनिंग होगा। वो बताता है कि जो उसका दूसरा लंबे लंबे बालों वाला दोस्त था डॉट, वो तो इतना बुरी तरह से जख्मी था कि वो उसको यूज ही नहीं कर सकता। एबल मैश से यही कहता है कि एक और बात सुन लो कि तुम इसके ऊपर अटैक नहीं करोगे, नहीं तो मैं इन स्ट्रिंग की मदद से तुम्हारे दोस्त को तोड़ के रख दूंगा। हाँ, तुम अपने ऊपर सारे अटैक ले सकते हो अगर तुम चाहो तो। यहाँ पे मैश एकदम एक जगह ही खड़ा रहता है, और वो फिन के पपेट से भाई बहुत बुरी तरह से पिटता रहता है, उसके सारे अटैक्स को झेलता है, और फिन के हाथ में जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है भाई वही टूट जाती है। भाई मैश को कुछ नहीं हुआ होता, मैश यहीं के यहीं खड़ा होता है। तो एबल मन में कहता है क्या बात है, इसके टूटने से पहले हथियार ही टूट गए। मैश यहाँ पे अपनी जेब में से गोल्ड कॉइन निकालता है, और वो यही कहता है कि तुम्हें इसकी तलब है, क्यों है ना? तो एबल
एबल कहता है अच्छा तो तुम फाइनली ये देने के लिए तैयार हो गए हो क्यों, है ना। तो यहाँ पे मैश अपनी इस गोल्ड कॉइन को भाई बहुत तेज फेंकता है, जिससे कि यहाँ पे जो फिन के थ्रेड्स होते हैं वो कट जाते हैं और फिन वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये सिक्का उछल के भाई सामने से दोबारा से मैश के हाथों में आ जाता है और वो एबल से माफी मांगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये गोल्ड कॉइन मुझे ही पसंद करता है। इसे देख के भाई एबल काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सीरियस हो जाता है। यहाँ पे वो अपने पपेट मैजिक का इस्तेमाल करता है मैश के ऊपर। मैश इधर इस कंट्रोल से छूटने की कोशिश करता है, हिलने की कोशिश करता है, तो एबल यही कहता है कि किसी भी इंसान के बस की नहीं है इस मैजिक से छूटना। लेकिन तभी धीरे धीरे करके मैश हिलना शुरू कर देता है, जिस वजह से एबल की उंगलियां टूटने लग जाती है क्योंकि वो अपनी उंगलियों की मदद से इन थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और मैश छूटते साथ ही भाई आगे भागते हैं एबल की और अपने घुटने से वो उसके मुंह पे भाई अटैक करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे एबल के तो होश उड़ जाते हैं। और छूटते साथ ही यहाँ पे वो अपने मैरियोनेस चेंज मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मैश एक डॉल में बदल जाता है। वो कहता है क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, काफी बड़ी बात है जो तुम्हारे ऊपर मेरे को इस मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पे वो मैश की पॉकेट में गोल्ड कॉइन चेक करता है कि वो कहाँ पे है, तो उसको बस एक क्रीम पफ मिलता है और तभी भाई छूटते साथ मैश उसके मुंह पे मुक्का देके मारता है और क्रीम पफ वापस ले लेता है। लव देखती है और वो कहती है क्या भाई इसको क्रीम पफ की ज्यादा पड़ी है इस समय। एबल भी यहाँ पे शॉक हो चुका होता है कि मैश ने उसका मैजिक स्पेल कैसे तोड़ दिया, जबकि वो एक पपेट फॉर्म में था, तो वो हिल कैसे सकता है, क्योंकि उसके मैजिक की खूबी यही है कि ब्रेन से जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो अपने मैजिक के इस्तेमाल से उनको रोक देते हैं, जिससे कि विक्टिम अपनी बॉडी का इस्तेमाल ना कर पाए। तो क्या ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स था? तो हमें बताया जाता है कि स्पाइनल रिफ्लेक्स बेसिकली वो होता है जिसमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। जैसे कि आप किसी गर्म चीज पर अपना गलती से अगर हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ खुद ही पीछे हो जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें हाथ हटाना है या नहीं। या फिर हमारे घुटने पे अगर कुछ मारा जाता है तो हमारी लेग में खुद मूवमेंट होती है। तो ये सारी स्पाइनल रिफ्लेक्स का कमाल है। तो बेसिकली मैश को जैसे ही पता चला कि भाई क्रीम पफ उससे दूर जा रहा है, वैसे भाई वो खुद ही हिल गया और उसने खुद ही मुक्का मार दिया। मतलब यार ये सच में काफी कमाल की बात है कि है ना, मैश सच में क्रीम पफ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। एबल यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो मैश को अपने सबसे खतरनाक मैजिक से कुचल के रख देगा। इसी वजह से वो अपने मैरियोनेस सेकंड हार्म पपेट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पे काफी बड़ी डॉल आ जाती है। वो बताता है कि हार्म पपेट अपने 100 मीटर के दायरे में हर इंसान को पपेट में बदल देता है। तो लव तो डर जाती है, वो कहती है यार इसका मतलब मैं भी पपेट बन जाऊंगी क्या। वो बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू हो गई जब ये स्ट्रिंग्स तुमसे टच कर जाएंगी। भले ही तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी वजह से मेरे को अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भाई मैश हार्म पपेट के भी वाट लगा के रख देता है और एबल सोचता है कि भाई चल क्या रहा है, ये हो कैसे सकता है, इसने ट्रांसफॉर्मेशन रोक कैसे दी। तो मैश यही कहता है कि मैंने उन सारे के सारे स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। लव के यहाँ पे पसीने छूट चुके होते हैं और वो कहती है कि भाई मैंने सब कुछ देखा, मैं बता दूं तुम्हें क्या हुआ। जैसे ही वो स्ट्रिंग नीचे आने लगे तो भाई मैश अपने अलग से एक फॉर्म में आ गया और जैसे ही पहले स्ट्रिंग ने मैश को टच किया तो इससे पहले कि मैश के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाए उन स्ट्रिंग्स का, मैश ने उन स्ट्रिंग्स को पकड़ा और भाई तोड़ ही दिया उनको। एबल ये देख के शॉक हो जाता है और फिर भाई मैश आता है और बाकी के बचे हुए कुछ हार्म पपेट को भी तबाह करके रख देता है और वो एकदम से एबल के पीछे आ जाता है और अपने इरेक्टर स्पेनाए मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है हेल फॉल। वो यहाँ पे उसको पीछे से पकड़ता है और उछलता है बहुत ऊपर और हवा में उसको फ्लिप भी कर देता है और उसका सर भाई जमीन पे देके मारता है बहुत तेज। अब क्योंकि यहाँ पे एबल हार चुका होता है तो उसको यकीन नहीं होता कि वो कमजोर है और वो हार कैसे सकता है। वो बताता है यहाँ पे कि उसकी मॉम काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और वो सारे के सारे लोगों को एकदम इक्वली ट्रीट किया करती थी और सबकी मदद किया करती थी। भले वो एक नोबल फैमिली से थी, लेकिन एक दिन उनको चाकू मार दिया गया। वो हर रोज की तरह गरीबों में खाना बांट रही थी, तभी एक आदमी आया जो कि अकेले सारा खाना लेना चाहता था और जब उसकी मॉम ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसकी मॉम को चाकू मार दिया और कहा कि ये उनकी सजा थी ज्यादा अच्छा बनने की और लकी होने की कि उनके पास सब कुछ है। इसी तरह उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। एवर ये कहता है कि मेरे हिसाब से वो गलत थी। जो लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा गरीब है और नीचे है उसके पीछे भी एक रीजन है। जिसके बाद एबल ने उन सब लोगों को इकट्ठा किया है जो कि ऐसे लोगों से नफरत करते हैं और अपने प्लान पे काम करना शुरू किया। मैश कहता है कि फिर चाहे सोशल स्टेटस नीचे हो या फिर ऊपर, बुरे लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। लेकिन एबल यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, इसलिए बॉटम क्लास के लोगों को खत्म करके रख देना चाहिए। मैश कहता है कि यही तुम्हारी दिक्कत है, तो चलो फिर अब बताओ लेमन कहाँ पे है, क्योंकि तुम अब हार चुके हो। तो एबल यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स पे से अपना मैजिक हटाने के बारे में डिसाइड करता है। वो सब पपेट्स को नॉर्मल कर देता है क्योंकि वो हार चुका होता है। मैश कहता है कि वैसे मेरे को ये जान के खुशी हुई कि तुम इतने भी बुरे आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के लिए कर रहे थे। तो एबल यहाँ पे अपने मैरियोनेस लिबरेशन का इस्तेमाल करके लेमन को लेके आता है और फिर भी यहाँ पे होश में आ जाता है, जो कि मैश और लेमन के पास आ जाता है। ये दोनों की दोनों सेलिब्रेट करते हैं, ये सब के सब सुरक्षित है। लेमन इधर मैश से माफी मांगती है और वो यही कहती है कि इन सब के पीछे मेरी गलती थी और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। डॉट भी यहाँ पे रिंगता रिंगता आता है और उसने भी काफी मेहनत की होती है। ये लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि लांस
कहाँ पे है। तो दूसरी ओर यहाँ पे रायन लांस को रोकता है और वो कहता है कि तुम स्कूल के तो नहीं लगते। तो लांस कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जैसे ही यहाँ पे रायन लांस के ऊपर अटैक करता है तो भाई वो शॉक हो जाता है ये देख के कि लांस ने एक ही चुटके में उसका अटैक भाई काउंटर कर दिया होता है, रोक दिया होता है। तभी आर्क नेविस नीचे आती है और वो यही बताती है कि इसकी मैजिकल एनर्जी तो भाई पार है, मैक्सिमम हो चुका है काउंटर। लांस कहता है कि तुमने पता कैसे लगाया कि ये मैं ही हूँ। तो रायन कहता है कि मेरा काम आसान हो जाता है जब मैं हर इंसान के ऊपर शक करता हूँ, जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं हो जाता। तो वो आदमी यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को हटाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और ही होता है। और वो ये कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ बना ही दिया था थोड़ा बहुत, जबकि मैंने इसी स्कूल के एक बच्चे की शक्ल बनाई तब भी तुम मुझे पहचान गए, क्या बात है। तो रायन को पता होता है कि ये बंदा इनोसेंट जीरो का मेंबर है और वो यही पूछता है कि तुम इस स्कूल में यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी यही बताता है कि हम एक ऐसी चीज की तलाश में है जो कि हमारे लिए सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसी स्कूल में है। हमने एबल को कहा था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। अब मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पे है नहीं, तो मुझे यहाँ से जाना होगा और एबल को मारना होगा क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। तो यार मेरे को इस बंदे का फेस कट देख के मैश की याद आ रही है, काइंड ऑफ मैश जैसी शक्ल लग रही है इसकी। तुम बताओ यार कमेंट सेक्शन में तुम क्या सोचते हो। रायन जब यहाँ पे इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक बहुत बड़ा चाकू यहाँ पे आगे आके पड़ता है और एक और आदमी सामने से आता है जिसका नाम होता है जॉन पियर। वो बताता है कि वो एक सीरियल किलर और कैनिबलिस्ट है और अब रायन का सामना उससे होने वाला है। रायन को यहाँ पे चिंता होने लग जाती है कि मैश और बाकी सब इनोसेंट जीरो के उस बंदे का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक डिवाइन विजनरी के लेवल का मैजिशियन है। जब वो यहाँ पे एबल से जीत चुका होता है तो उसी समय यहाँ पे दूसरी ओर ब्रैड और रेगरो दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। रेगरो को यहाँ पे मैश की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और वो यही सोचते हैं कि कई लोगों को उसके सच के बारे में पता न चल जाए कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ब्रैड भी इसी बात से चिंतित होता है क्योंकि अगर मैश अपना 100% नहीं देगा डिवाइन विजनरी बनने में तो उसके ऊपर भी दिक्कतें आ जाएंगी, क्यों है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से मैश का सीन दिखाया जाता है जो कि लेमन, डॉट और फिन के साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहा होता है। दूसरी ओर एबल और लव सोच रहे होते हैं भाई ये कब तक चलता रहेगा, इनका कितनी देर से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। तभी मैश यहाँ पे रुकता है और वो कहता है कि मुझे बाथरूम जाना होगा। तो ये लोग सोचते हैं भाई बहुत देर से रोक रखी होगी यार उसने। मैश के जाने के बाद यहाँ पे सेल वॉर आता है जो कि इनोसेंट जीरो का ही आदमी होता है, ठीक है। वो आते साथ इन तीनों को साइड में ढकेल देता है और वो एबल के पास आता है। उसकी चोटों को देख के वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी से लड़ाई करके आए हो और पिट भी गए हो बहुत बुरी तरह से, क्यों है ना, कितने बेकार हो तुम। भले तुमने हमें हेडमास्टर वॉलबर्ग के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एबल को कंट्रोल करता है और एबल यहाँ पे अपना ही गला घोटने लग जाता है और वो यही कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसी समय यहाँ पे मैश वापस आ जाता है और उसके हाथ में काफी सारे क्रीम पफ्स होते हैं और वो कहते हैं चलो फिर हम यहाँ पे खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तभी एक मक्खी आके उसकी नाक पे बैठती है जिस वजह से उसको भाई बहुत तगड़ी छींक आती है और इस छींक से यहाँ पे एक क्रीम पफ उड़ते हुए जाते हैं और भाई सेल के ऊपर जाके पड़ते हैं। मैश कहता है कि हे क्या तुम वो क्रीम पफ्स हमें वापस कर दोगे, यहाँ पे हम उन्हें खाने का प्लान बनाने वाले हैं अभी। तो सेल यहाँ पे गुस्से में इन सभी क्रीम पफ्स को नीचे फेंक देता है जिससे कि भाई मैश तो शॉक ही हो जाता है सेल को। तभी यहाँ पे काफी तेज सर में दर्द होने लग जाता है और पहले तो उसे समझ नहीं आता कि ये सर दर्द उससे क्यों हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद मैश को देख के समझ जाता है कि ये सर दर्द उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मैश ही है। वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि फाइनली मैश उसे मिल चुका है, लेकिन वो यही डिसाइड करता है कि पहले वो एबल को मारेगा और बाद में इससे निपटेगा। यहाँ पे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी स्पाइक बॉल बनाता है जिससे कि वो यहाँ पे एबल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे बीच में एबिस आ जाता है और ये अपने ऊपर हिट ले लेता है। यहाँ पे उसको काफी गहरी चोट लगी होती है और वो मैश से माफी मांगता है और वो यही कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ क्रीम पफ्स नहीं खा पाऊंगा जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। मैश यहाँ पे उसके पास आता है और अपना मैजिकल हैंकरचिफ देता है उसे। सेल सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है भाई इस अटैक से तो ये मर जाना चाहिए, तो ये बच कैसे गया। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि मैश जब पीछे से आ रहा था तो उसने एक पत्थर फेंक के मारा था सेल के शोल्डर पे जिससे कि उसका जो स्पेल था वो थोड़ा सा साइड हो गया था और उसके अटैक की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई थी। यहाँ पे मैश काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो जमीन पे भाई पैर मारता है और एक पत्थर का पीस जब यहाँ पे हवा में उड़ता है तो वो उसको भाई लात ही देके मारता है और ये पत्थर यहाँ पे जब सेल के ऊपर पड़ने वाला होता है तो भाई सेल आसानी से उस पत्थर को रोक लेता है, कैच कर लेता है उसको, जिसे देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। मैश यही कहता है कि मैं एविस को हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ, तो अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें पीट के रख दूंगा। सेल कहता है कि अब बात है यार, ये तो सच में काफी कमाल है। वो यहाँ पे उड़ के हवा में जाता है और वो कहते हैं ठीक है फिर चलो ट्राई करके देखते हैं। तुम्हारे दोस्त एविस के पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, उसके बाद इसकी मदद नहीं कर पाओगे तुम, उतना ही समय है तुम्हारे पास मुझे हराने के लिए। तो यहाँ पे सेल अपने कार्बोरेन का इस्तेमाल करता है जिसमें वो कार्बन से बने हुए नुकीले स्पाइक्स से मैश और एबल के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे मैश पूरी तरह से डिफेंस करने की कोशिश करता है, वो इन सब स्पाइक्स को तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे एबल यही कहता है कि मैश का बिल्कुल भी चांस नहीं बनता कि वो उसको हरा सके और एविस एक नंबर का बेवकूफ है जो कि उसने उसको बचाने की कोशिश की और खुद को चोट खा ली। लेकिन मैश ये कहता है कि फिर चाहे जो भी हो एविस ये सब करके काफी ज्यादा खुश था। पहले वो काफी ज्यादा अकेला हुआ करता था, लेकिन जब एबल
को उसकी जरूरत पड़ी तो वो काफी ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा बोल दिया है, मतलब बहुत खुश हो गया था ये जान के कि किसी को उसकी जरूरत है। और जब मैश ने सोचा कि अगर वो एबिस की जगह होता तो उसे कैसा महसूस होता, तो वो समझ गया कि यार उसको उसे बचाना होगा क्योंकि वो दिल का एक अच्छा इंसान है। एबर को भी अपनी मॉम की बात याद आती है कि उन्होंने बताया था कि अगर हम अच्छे घर में पैदा होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, तो वो सिर्फ एक चांस की बात है। हमें हमेशा सामने वाले की पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, खुद को उनकी जगह पे रख के सोचना चाहिए कि वो किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो दूसरों के लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी बहुत दया और बढ़ जाएगी। एबिस याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली उसकी आय की वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उससे काफी ज्यादा नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन जब एबर उससे मिला और उससे कहा कि हम तुम्हारे आय के लिए एक पर्पस ढूंढेंगे और इसका किसी न किसी तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये जान के एबिस काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था। भले उसको थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि उसकी आंखों का असर एबल के ऊपर भी हो सकता था, लेकिन एबल ये कहता है कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मेरे सामने अपनी आंखों को कवर करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे एबिस एबल को यहाँ से भागने के लिए कहता है और अपने आप को बचाने के लिए कहता है। और ये सब देख के एबल समझ जाता है कि यार उसकी मॉम और एबिस दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा दरिया दिल है। यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली मैश के ऊपर अटैक कर रहा होता है और डॉट जब नोटिस करता है कि धीरे धीरे करके मैश आगे बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो सेल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सेल उसे मौका ही नहीं दे रहा अटैक करने का, और इस हिसाब से तो उसको काफी समय लगेगा सेल तक पहुंचने के लिए। डॉट भी आगे बढ़ के मैश की मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो आगे जाता है तो लेमन और फिन को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। इधर सेल बोर होने लग जाता है और वो अपना कार्बो हैवी रेन अटैक करता है, अटैक क्या मतलब मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैश फिर भी यहाँ पे डट के खड़ा रहता है और थोड़ा और ज्यादा स्लो हो चुका होता है आगे बढ़ने में। तभी यहाँ पे एबल अपनी डॉल का इस्तेमाल करके इस अटैक को ब्लॉक करता है और वो ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि ताकतवरों का हक होता है कमजोरों से छीनने का, लेकिन कमजोरों का भी हक होता है ताकतवर लोगों के सामने अपने आवाज उठाने का, और यही मुझे ठीक लगता है। तो सेल यहाँ पे अपने कार्बो हैवी रेन का इस्तेमाल करके एबल की पूरी डॉल को तबाह करके रख देता है और वो कहते हैं कि तुम इस जादू से तो मुझसे जीत ही नहीं सकते। लेकिन तभी यहाँ पे इस डॉल के सर के अंदर से मैश निकल के आता है और भाई सेल को मुक्का ही देके मारता है, काफी तगड़ा पंच देता है जिस वजह से यहाँ पे उसकी स्किन टूट के नीचे गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने अंदरूनी स्किन को कार्बन एपिडर्मिस लेयर में कवर कर रखा होता है, ठीक है ना। और वो ये कहता है कि मैश तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि इस लेयर को तोड़ पाया है। वो मैश से ये पूछता है कि तुम कौन से टाइप का मैजिक इस्तेमाल करते हो, तो मैश यहाँ पे जब थोड़ा सोचता था वो ये कहता है कि ताकत का। सेल कहता है कि ठीक है, फिर बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं जब उन्हें अपनी मैजिक टेक्निक नहीं बतानी होती। तो तभी यहाँ पे वो अपना स्पेल फ्लेक्शन मिरर निकालता है, एक ऐसा मैजिकल आइटम जो कि सामने वाले के स्पेल को 10 गुना करके मतलब एम्पलीफाई करके उसी के ऊपर वापस अटैक कर देता है, जो कि काफी खतरनाक वेपन है। डॉट इसको पहचान जाता है और वो ये कहता है कि ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिकल आइटम है और ये तो ब्यूरो ऑफ मैजिक के पास होना चाहिए था। डॉट मैश को ये कहता है कि तुम उससे लड़ना मत, वरना जो भी तुम स्पेल का इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारे ऊपर ही उल्टा और भी ज्यादा ताकतवर होकर आ जाएगा, जिससे तुम मर भी सकते हो, तो प्लीज इससे लड़ना मत। इसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बिना जादू के अटैक करना, जो कि नामुमकिन है। सेल यहाँ पे मैश को थोड़ा सा छेड़ता है उसको अटैक करवाने के लिए, और तभी बिना किसी झिझक के भाई मैश बहुत तगड़ी किक देके मारते हैं जिससे कि मिरर ही टूट जाता है और मैश के दोस्तों को रियलाइज हो जाता है कि यार उसने अपने जादू को इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे ही इस मिरर को तोड़ दिया। तभी उन सबको याद आता है कि कैसे पिछले जितने भी इंसिडेंट्स हुए तब कभी भी मैश ने अपने मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं किया था, वो सारी की सारी उसकी फिजिकल पावर थी। तभी यहाँ पे सेल के हाथ में एक सिंबल टाइप बना आ जाता है और उसको समझ आ जाता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने मैश को टच किया। उसके पीछे का एरिया ब्रेक होने लग जाता है और तभी यहाँ पे 2 हाथ निकल के आते हैं जो कि सेल को पकड़ लेते हैं और वो कहता है कि मुझे काफी मजा आया, मेरा नाम सेलवॉर है, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे को यहाँ से अभी के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा, मेरे को कुछ जरूरी काम है, हम फिर मिलेंगे किसी और देर। तो वो यहाँ से चला जाता है और मैश यही कहता है अच्छा हो तुम यहाँ से चले गए। जिसके बाद वो यही सोचता है कि अब उसको एबिस को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन एबल उसे यही बताता है कि जो हैंकरचिप उसने एबिस को दिया था उसकी वजह से अब उसके घाव काफी कम हो चुके हैं और वो सेफ है। एबल यहाँ पे एबिस को हॉस्पिटल लेके जाता है और मैश का शुक्रिया अदा करता है और वो यही कहता है कि मैं इस एहसान को जरूर चुकाऊंगा। मैश के दोस्त सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि आज तक उसने मैजिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और सबकी वाट लगा के रख दी, लेकिन उनको इस बात की चिंता भी होती है कि अगर लोगों को ये बात पता चल जाएगी तो उसको स्कूल से भी निकाला जा सकता है और भी बुरी चीजें हो सकती है। जिसको सुन के यहाँ पे मैश कांपने लग जाता है और वो ये कहते हैं लेकिन यार मैं तो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे उसके दोस्त यही डिसाइड करते हैं कि मैश का जरूर कोई ना कोई रीजन होगा और वो उसके सीक्रेट को बिल्कुल बचा के रखेंगे और छुपाने की कोशिश करेंगे। डॉट को इस बात की चिंता होती है कि अगर वो मैश की मदद करेंगे तो पता चलने पे उनको भी स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन तभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉल्स बने थे और वो अपने पुराने रूप में वापस आ गए थे तो उनको होश आ जाता है और इनमें से एक स्टूडेंट उठ के यही कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और ऐसा बंदा जो कि मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं जानता उसको स्कूल में कैसे रख सकते हैं, इसको जल्दी से निकालो, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और मैं जल्दी से आके टीचर को बता दूंगा। तो यार ये सुन के तो मैश काफी ज्यादा शांत हो जाता है क्योंकि अब उसका सीक्रेट खुल चुका होता है, जिससे उसके दोस्त भी काफी शॉक
शॉक हो चुके होते हैं और वो यही सोचते हैं कि अब मैश करेगा क्या, लेकिन मैश यहाँ पे क्रीम पफ निकालते वक्त उसे खाना शुरू कर देता है। दूसरी बार यहाँ पे सेल इनोसेंट जीरो के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है कि जो हमने खो दिया था वो हमें वापस मिल चुका है। तो इनोसेंट जीरो कहता है क्या बात है, इसका मतलब ये है कि मेरा सपना सच हो जाएगा, तो जल्द से जल्द उसको लेके आओ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और क्या यार, एपिसोड का सीजन ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट सीजन जब आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए ये सीरीज फाइनली खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस चैनल पे फोकस करेंगे कि मॉब साइको पहले कंप्लीट कर दें, उसके भी 3-4 एपिसोड्स बचे हुए हैं, ठीक है। और फिर बचेगी सिर्फ अल्टीमेटम और बाकी के जो मांगा चैप्टर्स आते हैं वो। तो ये सब होने के बाद हम ट्राई करेंगे एक नई एनिमे शुरू करने की, तो पहले मॉब साइको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।